अब आगे अवनी नींद की हालात में बिना बिस्तर में ये जांचे कि कोई सोया हुआ है या ये किसी और का कमरा है, सीधा सो जाती है। कुछ देर बाद जब अंश कंपनी से वापस आता है तो देखता है उसके बिस्तर पर कोई सोया हुआ था। उसकी भावें सिकुड़ जाती हैं। वह गुस्से से अपने बिस्तर के पास जाता है तो देखता है अवनी एक छोटी बच्ची की तरह दुबक कर अपने दोनों हाथ अपने गाल के नीचे करे सो रही थी। एक पल के लिए तो अंश भी उसे बस देखता ही रह गया। फिर वापस अपने होश में आकर उसके ब्लैंकेट को उसके ऊपर से हटा देता है और उसके बाजू को कसके पकड़ते हुए उठाकर कहता है, चूहिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में और मेरे बिस्तर पर सोने की। आलस में अवनी कहती है, मुझे सोना है, ये बहुत अच्छा है। एकदम मुलायम कहकर वह उसके हाथ को अपने गाल के नीचे करके वापस लेटने लगती है। तो अंश उसके जबड़े को कस के पकड़ लेता है और उसे दबाते हुए कहता है, क्यों, तुम्हारे बिस्तर में क्या दिक्कत है या तुम कुछ ज्यादा ही उतावली हुई जा रही हूँ मेरे साथ सोने के लिए। जैसे ही अंश की कड़कती आवाज अवनी के कानों में पड़ती है उसका सारा नींद छूमंतर हो जाता है। वह डरी हुई नजरों से अंश की तरफ देखने लगती है। तो अंश अपनी एक आईब्रो ऊपर करके कहता है, क्यों, मुझे देखते ही सारा तुम्हारा सोने का मन गायब हो गया। मैं इतना भी तो बुरा नहीं दिखता। अवनी हकलाते हुए कहती है, माँ, मैं सॉरी, मुझे नींद मेरे बिस्तर पर नहीं आ रही थी। वह बहुत हार्ड है इसलिए। अंश बिना किसी भाव के कहता है, ठीक है, सो सकती हो तुम मेरे बिस्तर पर, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा मसाज करना होगा। वह क्या है ना, काम के कारण बहुत थक गया हूँ मैं, और तुम मेरी गुलाम हो, इसलिए तुम्हें अपने ऑनर मास्टर के लिए इतना करना तो बनता है। चलो, जहां तक मुझे पता है, मुझे देखकर तो तुम्हारी सारी नींद गायब हो चुकी है, तो मैं सोच रहा था मैं ही सो जाता हूँ। ये कहकर वह अपने ब्लेजर को उतारता है और धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन खोलता है। अवनी बिस्तर से उठते हुए कहती है, तुम सो जाओ, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं सोना यहाँ पर और ना ही मुझे तुम्हारा कोई मसाज करना है। ये कहकर वो जाने लगती है तो अंश तुरंत उसे कमर से पकड़ लेता है और उसके पीठ को अपने छाती से सटाते हुए कहता है, क्यों, अभी तो तुम्हें नींद लगी थी। मैं तुम्हें सोने की इतना अच्छा मौका दे रहा हूँ अपने बिस्तर पर बिना तुम्हें कुछ करें, सिर्फ गले लगाकर, फिर भी तुम्हें दिक्कत जा रही है। और एक बात, तुम मुझे तुम नहीं कह सकती, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, इसलिए तुम मुझे सर कहोगी, क्या कहोगी। अवनी दांत पीसते हुए कहती है, सर कहूंगी। गुड, अंश कहता है और अपने शर्ट को निकाल कर फेंक देता है और कहता है, चलो, ऑल के साथ कहकर उसे तेल की बोतल जो उसके ड्रावर के पास रखा था उसे देता है और कहता है, काम पर लगो। अवनी एक आखिरी बार उसकी तरफ देखती है और कहती है, सर। अंश जो बेड पर लेट चुका था वह उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरे साथ एक्सरसाइज करना है। अवनी नासमझी से कहती है, मतलब। अंश कहता है, क्यों, तुम्हें नहीं पता कि बे एक्सरसाइज क्या होता है। अवनी अभी भी मासूमियत से अपना सिर ना में हिला देती है। अंश बेड पर बैठते हुए कहता है, तुम सच में इतनी ही इनोसेंट हो या फिर मेरे सामने बनने की कोशिश कर रही हो। आखिर परवरिश तो उसी चालाक लोमड़ी ने की है तुम्हारी, तुम भी उसी की तरह होगी। उसकी यह बात सुनकर अवनी की आंखें नम हो जाती हैं और वह उसकी तरफ देखकर कहती है, प्लीज ऐसा मत कहा करो, वह भले ही जैसे भी है, मुझे यकीन है उन्होंने कुछ नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो और अगर तुमने मेरे डैड के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए, वह रोते हुए कह रही थी। तो अंश उसके हाथ को पकड़कर बेड पर खींच लेता है और उसे अपने नीचे दबाते हुए कहता है, क्यों, क्या करोगी तुम मेरे साथ। तुम्हारी इन गीदड़ धमकियों से मैं नहीं डरता, और एक बात, मैंने अभी क्या कहा कि तुम मुझे तुम नहीं कह सकती, क्या कहोगी तुम मुझे। अवनी बस उसे अपनी भीगी आंखों से घूरे जा रही थी तो अंश उसके कॉलरबोन पर काटते हुए उसके कान को चूमते हुए धीरे से कहता है, तुम क्या करोगी मुझे। मास्टर, अवनी हकलाते हुए कहती है। अंश उसके गले पर चुमते हुए कहता है, काफी समझदार हो तुम छोटी चूहिया, चलो अपने काम पर लगे। वह क्या है ना, मेरे डैड ने कहा है कि मुझे गुस्सा कम करना है, और अगर मैंने अपना गुस्सा वाला रूप तुम्हें दिखा दिया तो तुम कभी भी इस कमरे में तो क्या, इस हेल में भी रहने से डरोगी। इसलिए ज्यादा एटीट्यूड मेरे सामने दिखाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। वरना मैं ज्यादा बोलता बिल्कुल नहीं, सीधा करता हूँ, और इसका डेमो तुमने बहुत अच्छे से देख लिया है। कहकर उसके बगल में पेट के बल लेट जाता है। अवनी जल्दी से बैठती है और उसके पीठ पर तेल लगा देती है। उसके बाद कांपते हाथों से जैसे ही उसे छुआ, अंश की बॉडी में एक झंझनाहट सी होती है, लेकिन वह सब इग्नोर करते हुए कहता है, ये छुई मुई बनना बंद करो और थोड़ा ताकत लगाओ।
अवनी जब तेल अपने हाथ में मल के उसके कंधों की तरफ लेकर जाती है तो अचानक अंश के कंधे पर बने टैटू बर्थमार्क से उसका हाथ टच हो जाता है, जिससे अंश को एक झटका लगता है और वह अवनी को धक्का दे देता है, जिससे अवनी बेड के एक साइड जाकर गिर जाती है। अवनी डरी हुई नजरों से अंश की तरफ देख रही थी, तो अंश उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या किया तुमने? अवनी डरते हुए कहती है, ने मैंने तो बस आपने कहा वैसा ही किया मास्टर। अंश उसके कलाई को कस के पकड़ते हुए कहता है, ज्यादा भोली मत बनो, क्या किया तुमने? मुझे कट क्यों लगा? अवनी कहती है, सॉरी मास्टर, अगर कुछ गलती से हो गया होगा तो, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अंश उसे डरा हुआ देखकर मन में सोचता है, इसे देखकर तो नहीं लगता उसने कुछ किया होगा, लेकिन वह कट मुझे कैसे लगा? फिर वह अपने ख्यालों को झटकता है और कहता है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर को दबाओ। अवनी एक नजर खिड़की की तरफ जो कि बंद था देखती है, उसके बाद में गहरी सांस लेकर घुटने के बल बैठ जाती है और उसके सिर को दबाती है। वह मन में कहती है, सिर के साथ साथ गला भी दबा देती, इसका तो मेरी जान छुट्टा इस बल्ले से। अंश आंखें बंद किए ही कहता है, अगर गलती से भी तुम्हारे मन में ये ख्याल आया है कि तुम मेरा गला दबा दो तो तुम ये ख्याल ड्रॉप कर दो। अवनी अपने मन की बात को अंश के मुंह से सुनकर चौंक जाती है और जल्दी से कहती है, नो नो सर, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? अंश अपना सिर मोड़कर अपनी पीली गहरी आंखों से उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं कौन हूँ? जिस दिन पता चल गया तो यहाँ पर बैठे रहने की ताकत तुम्हें नहीं होगी, इसलिए आज के बाद सोचना मत, जो तुम्हें बोला जाए सिर्फ वही करना, क्योंकि गुलाम को सोचने की आजादी नहीं होती। यू गोट इट। बहुत हुआ सिर मसाज, बॉडी मसाज, चलो सोते हैं। ये कहकर वह बेड पर लेट जाता है और अवनी जैसे ही जाने लगती है, उसे भी अंश अपने साथ खींच लेता है। अवनी सीधा उसके सीने से जा लगती है। एक झंझनाहट एक बार फिर अंश के शरीर में रोहन जाता है। वह अपनी आंखें कस के बंद करता है और अपने टेबल के पास जल रही मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा देता है और ब्लैंकेट को अपने पैर से ऊपर लाते हुए अवनी को भी कस के गले लगाकर आंखें बंद कर लेता है। अवनी उससे छूटने की कोशिश करती है, तो अंश आंखें बंद किए हुए कहता है, बेबी गर्ल, तुम मेरे पेनिस को बार बार टच कर रही हो, अगर कंट्रोल से बाहर हुआ तो मैं तुम्हारे साथ वह सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, इसलिए हिलना बंद करो और चुपचाप सो जाओ, वरना कल से तुम वर्जन नहीं रहोगी। उसकी बात सुनकर अवनी डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखती है और एक इंच भी हिले बिना उसी पोजीशन में सो जाती है। उसके सोते ही अंश अपनी आंखें खोलता है और उसके माथे पर किस करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। पता नहीं कैसा एहसास है मेरा, तुम्हें देखकर यादें ताजा हो जाती हैं, और जब तुम्हें ना देखूं तो दिल बेकरार हो जाता है। समझ नहीं आ रहा, करूं क्या तुम्हारे साथ? तुम दिल में उतरती जा रही हो या फिर यह सिर्फ मेरी नफरत की शुरुआत है? जंगल। एक 25 साल का लड़का वहां पर तेजी से दौड़ रहा था। उसकी लाल आंखें, दांतों से रिश्ता हुआ खून उसे एक हैवान का रूप दे रहा था। वह जंगल के बीच में खड़ा होकर अपनी बाहें फैलाकर बहुत जोर से चिल्लाता है, आ। उसकी चीख पूरे जंगल की छाई हुई शांति को चीर के रख देता है। उल्लू जो कुछ देर पहले पेड़ों पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वह डर से पूरे जंगल में उड़ जाते हैं। चमगादड़ उस लड़के के आसपास मंडराने लगती है। उसकी वह काली गहरी आंखें उस काली रात को भी पीछे छोड़ रही थी। तभी उसके पीछे एक लड़की दौड़ते हुए आती है और एक लड़का भी आता है। जब वह लड़का उन दोनों को देखता है तो अपनी गहरी आवाज में कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वह लड़की कहती है, तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं हम? तनिष्क, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तनिष्क उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, राशि, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना खुद का ख्याल रख सकता हूँ, इतने काबिल है तनिष्क। तो उसके साथ खड़ा एक और लड़का कबीर कहता है, तनिष्क, हमें अपना ये रूप छिपा कर रखना होगा, वरना उन भेड़ियों को पता चलने में देर नहीं लगेगी। और अब तो भेड़िए और वैम्पायर ने मिलकर अपना प्रिंस जन्म लेते ही चुन लिया था, तो तुम कैसा करोगे? तनिष्क अपनी लाल आंखों से कबीर को देखते हुए कहता है, वह प्रिंस चाहे कोई भी हो, वह मेरी जगह कभी नहीं ले सकता। और एक बात मैंने कभी हारना नहीं सीखा, मेरे डैड को मारा था ना उन लोगों ने, मैं उन सबको मेरे डैड से भी बदतर मौत दूंगा, ये वादा है मेरा तनिष्क का। तभी वहां पर लगभग 20 भेड़िए आकर उन तीनों को घेर लेते हैं। तो तनिष्क उन सबको अपनी जान ले वह आंखों से देखता है और कहता है, अपनी मौत को न्योता नहीं देना चाहते तो चले जाओ, मैं अभी लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तो वह सभी भेड़िए उसे देखकर गुर्राते हैं, क्योंकि वह जंगली भेड़िए थे
अचानक तनिष्क अपनी आंखों का कलर चेंज करता है और अपने गले में पहने पेंडेंट को छूता है, जिससे उसका पूरा शरीर लाल रंग में बदल जाता है। उसको उस रूप में देखकर सभी भेड़िए डर से गुहार लगाने लगते हैं, फिर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। तभी तनिष्क एक को पकड़ लेता है और अपने नुकीले दांत उसके गर्दन में गड़ाकर उसका सारा खून पी जाता है और उसे वहीं पर फेंक देता है। उस भेड़िए के सभी साथी वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। तो तनिष्क राक्षसों की तरह हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, आओ आओ ना, भाग क्यों रहे हो, अभी तो तुम सब हमें खाना चाहते थे, आओ। राशि उसे देखकर मुस्कुराती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, इसीलिए तुम मुझे इतने पसंद हो। तनिष्क उसके हाथ को अपने कंधे से झटकते हुए कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अपना प्यार अपने पास रखो, मैंने तुम्हें हमेशा अपना एक अच्छा दोस्त समझा है, कहीं अपनी गलती के चक्कर में वह भी ना खो दो। ये कहकर वह वहां से दौड़ पड़ता है। राशि उसे जाते हुए देखकर अपने हाथ को देखती है, तो कबीर उसे कमर से पकड़ते हुए कहता है, यार मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझे भाव ही नहीं देती और ये लड़का तुझे देखता भी नहीं और तू उसके पीछे भागती रहती है। तो राशि उसके हाथ को पकड़ मोड़ के उसके पीठ पर रखते हुए कहती है, लड़की से लड़ने का मुकाबला तो कर नहीं सकता और चला है, मुझसे प्यार करने निकल यहाँ से, कहीं दोस्ती ना तोड़ दूं तुझसे, बच के रहियो मुझसे, राशि हूं मैं, चाहूं तो तेरा वर्तमान भविष्य भूतकाल सब बदल सकती हूँ, समझा। ये कहकर वह भी तनिष्का जिस तरफ गया था उधर चली जाती है। उसे जाता हुआ देखकर कबीर कहता है, एक दिन अगर तुझे अपने बिस्तर तक ना लाकर पटका और अपने बच्चों की मां नहीं बनाया तो मेरा नाम भी कबीर नहीं। अब आगे। अगली सुबह अवनी की जब नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसका हाथ किसी मुलायम चीज पर है। वह आंखें बंद किए हुए है, उसे सहलाने लगती है। तभी उसके चेहरे पर गर्म सांसों की आहट महसूस होती है। वो आंखें खोलकर देखती है कि वो मुलायम चीज अंश का सीना है। वह तुरंत उठकर बैठ जाती है, तो देखती है अंशु से अपनी पीली गहरी आंखों से लगातार घूरे जा रहा था। अंशु से देखते हुए बिना किसी भाव के कहता है, क्या तुम मेरे साथ सेक्स करना चाहती हो? अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती हो तो बता दो, इस तरह मुझे उतावला मत करो, वह क्या है ना, मैं कोई ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मेरा पेनिस मुझे कंट्रोल करने से मना करता है और अगर मैं ज्यादा कंट्रोल करूँ तो मुझे दर्द होता है, जो कि मुझे पसंद नहीं। और तुम लगातार मेरे सीने में हाथ क्यों चला रही थी? क्या तुम इतना अच्छा सपना देख रही थी? मुझे भी बताओ तुम ऐसा क्या देख रही थी सपने में, क्या पता मैं भी खुश हो जाऊं। अवनी उसकी बेशर्मी से भरी बातों को सुनकर अपना सर नीचे कर लेती है। उसका पूरा चेहरा, कान सब लाल हो गया था। वह अपना सिर ऊपर करके उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम अपनी जुबान बंद करके रखो, क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? मैंने कब कहा, ये सब मुझे मन है, वह मैं नींद में थी इसलिए हुआ है। अंश अपनी एक आईब्रो ऊपर करके उसे देखता है और कहता है, शायद तुम रात की बातें नींद खुलते ही भूल जाती हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे तुम कहकर बात नहीं कर सकती। आई एम योर मास्टर, सो तुम मुझे मास्टर कहोगी। अपनी को याद आता है और वह दांत चबाते हुए कहती है, यश मास्टर गलती से हो गया। ये कहकर वह तुरंत बेड से उठती है और पैर पटकते हुए उसके कमरे से चली जाती है। अंश उसे जाता हुआ देखकर कहता है, तुम्हारी जितनी अकड़ है, उसे एक दिन तोड़ नहीं दिया तो मेरा नाम भी आयांश सिंह राठौर नहीं। ये कहकर उठता है और बाथरूम में चला जाता है। अवनी अपने कमरे में आती है और सीधा बाथरूम में घुस जाती है। कुछ देर बाद वह जब शावर लेकर आती है तब उसने एक बथरोब पहन रखा था। फिर वह कबर्ड को खोलती है, उसमें कुछ नहीं था। वह एक लंबी गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, कपड़े को तो मैंने गिला कर दिया, अब क्या पहनूं? फिर वह खुद से कहती है, मुझे किडनैप करके लाया है ना, उसे इतना परेशान करूंगी मैं कि खुद हाथ पांव जोड़ते हुए मुझे इस घर से धक्के मार के निकालेगा। सोचते हुए वह अंश के कमरे की तरफ चली जाती है। जब वहां पहुंचती है तो देखती है अंश बाथरोब में है और अभी अपने बाल सुखा रहा था टॉवल से। वह उसकी तरफ जाती है तो अंश अपनी आंखें छोटी करके उसे देखता है। अवनी उसे इग्नोर करते हुए उसके कबाड़ से एक उसका निक्कर और टी शर्ट निकाल लेती है और उसे इग्नोर करते हुए जाने लगती है। तो अंश उसे पीछे से ही कमर से पकड़कर अपने सीने से चिपकाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इग्नोर करो। अवनी जब अंश की आवाज अपने इतने करीब और उसकी गर्म सांसों को अपने गले पर महसूस करती है तो उसके पूरे शरीर पर गूसबम्स आ जाते हैं और उसके कान थोड़े थोड़े लाल होने लगते हैं। फिर अंश उसे अपनी तरफ पलटता है और देखता है कि अवनी सिर्फ एक बाथरोब में है। वह उसे देखकर अपनी आंखों में शैतानी लाते हुए कहता है,
तुम्हारी इज्जत सिर्फ एक डोरी पर टिकी है, कहो तो क्या मैं खींच दूं? अवनी उसकी बात सुनकर उसकी तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, तुम बेशर्म इंसान, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। एक लड़की को जब देखो तब बिना कपड़ों के देखने के इमेजिन करते रहते हो, तुम्हें दिमाग नाम की चीज है या जब पैदा हुए तभी खा गए थे? उसका बस इतना कहना था कि अंश उसे कंधे से पकड़कर पीछे धकेलते हुए कबर्ड से सटा देता है और एक हाथ से उसके गले को पकड़ दूसरे हाथ से उसके बाथरोब की डोरी को खींच लेता है और फिर अपने बाथरूम की डोरी को खींच लेता है। फिर पूरी तरीके से उससे चिपक जाता है और उसके गले पर किस करता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि अवनी को समझने का मौका ही नहीं मिलता। जब उन दोनों का शरीर एक दूसरे से चिपका हुआ था तब अवनी को एक अलग सा ही एहसास हो रहा था, जो आज तक उसे नहीं हुआ था। अंश अपने एक हाथ को अवनी के नग्न पीठ पर चलाते हुए कहता है, सच में तुम्हारी बॉडी मलाई से कम सॉफ्ट नहीं है। कौन सा साबुन यूज करती हो, डव का? कहते हुए वह उसके कूल्हे को कस के दबाता है, जिससे अवनी की आह निकल जाती है और वह उसे जल्दी से तो खुद से धक्का दे अपने बाथरोब की रस्सी को बांधती है और उसके टी शर्ट और कपड़े को लेकर तुरंत वहां से भाग जाती है। अंश उसे जाता हुआ देखकर कहता है, आइंदा से मुझसे पंगा मत लेना, क्योंकि मैं परेशान भी उन्हीं को करता हूँ जो मुझसे पंगा लेता है, वरना मैं बिना मतलब का किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और जहां तक बात है तुम्हारी बॉडी की, वह सिर्फ मेरी है। ये कहकर वह एक ब्लैक शर्ट, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट्स निकालकर सोफे पर रख देता है। फिर कुछ देर बाद रेडी होकर डाइनिंग एरिया में आता है तो देखता है वहां पर सैंडविच और मैंगो जूस रखा हुआ था। वह उसे देखकर कहता है, ये किसने बनाया? किचन से आती हुई अवनी कहती है, मैंने बनाया है, आफ्टर ऑल मैं आपकी गुलाम हूँ, तो ये सब करना तो बनता है। आप ताने मारो, उससे अच्छा है कि मैं ये काम पहले से कर लूँ, मास्टर। अंश बिना एक्सप्रेशन के उसे देखता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। फिर उसकी तरफ देखकर कहता है, मेरी कॉफी। अवनी किचन में जाती है और उसकी कॉफी उसे दे देती है। अंश उसे देखता है और कॉफी का एक शिप जैसे ही लेता है, उसके मुंह से सारा निकल जाता है और वह गुस्से से अवनी की तरफ देखता है तो अवनी अपना पैर हिलाते हुए खड़ी उसी को देख रही थी। तो अंश चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल इज दिस? तुम्हें पता भी है मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ, शुगर फ्री। अवनी अपना सिर नीचे कर लेती है और मासूमियत से कहती है, मुझे नहीं पता था मास्टर, मुझे कोई नहीं बताया, इसीलिए मैं सोच रही थी कि आप इतना कड़वा कैसे बोल लेते हैं। जरूर इस ब्लैक कॉफी के कारण नहीं है। प्लीज आप मीठा पिया कीजिए ताकि आपकी जुबान भी थोड़ा मीठा हो सके। उसके डोंट को सुनकर अंश गुस्से से कांपने लगता है और अपनी चेयर से उठकर उसके पास जाता है और उसे कमर से पकड़कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। अवनी उसके सीने पर मारते हुए उसे धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन अंश उससे दूर नहीं होता। जब अंश को एहसास होता है कि अवनी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब जाकर वह उसे छोड़ देता है। अवनी अपनी लाल आंखों से उसे देखती है। उसके होंठ सूज चुके थे क्योंकि अंश बार बार उसके होठों पर काट रहा था। इस बार अवनी गुस्से से कांपते हुए कहती है, हाउ डे यू? कुछ कर नहीं रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी मनमानी करते रहोगे, यू बस्टर्ड। अंश उस कॉफी को उठाता है और अवनी के चेहरे पर फेंकते हुए कहता है, शायद अब तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी इस मिठास की, क्योंकि तुम्हारे होठों की सारी मिठास तो मैंने छीन ली। देखो अब मैं कितने प्यार से बात कर रहा हूँ, क्यों ना मैं रोज इस मिठास को ले लूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। और आइंदा से मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की गुस्ताखी गलती से भी गलती मत करना, वरना ये जो तुम्हारी तोते जैसी जबान है, उसे बंद करने में मुझे जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा, समझी? चुपचाप पड़ी रहो यहाँ पर। यह कहकर वह वहां पर रखे कुर्सी पर एक लात मारता है और गुस्से से वहां से चला जाता है। अवनी उसे जाता हुआ देखकर दौड़ते हुए अपने कमरे में जाती है और बाथरूम में जाकर मिरर में खुद का चेहरा देखते हुए पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारती है और शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहती है, बाद में तो आना ही है, तुम्हें देखते जाओ यह अवनी क्या करती है। तुम्हारे साथ बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ जो तुम्हारी सारी मनमानी सहती रहूंगी। यू लुक जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर। मुझे उसका नाम क्यों नहीं पता। अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है। इधर बाहर अंश बॉडीगार्ड से कहता है, उस लड़की के ऊपर नजर रखो, बहुत उड़ रही है वह, और एक बात, उसे तीसरी मंजिल पर जाने मत देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह बॉडीगार्ड डरते हुए हाँ में सिर हिलाता है तो अंश अपने एसयूवी में बैठकर वहां से निकल जाता है। इधर अवनी खुद से कहती है, पापा ने सिखाया था अगर बात सही से ना बने तो शाम, दाम, दंड, भेद सब लगा दो, और मुझे लगता है कि मिस्टर को समझाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। सोचते हुए वह अंश के कमरे में जाती है और उसके कबर्ड के सारे कपड़े निकाल कर बिस्तर पर रख देती है।
वह उन कपड़ों को देखते हुए कहती है, क्या इस इंसान की जिंदगी में जरा सा भी रंग नहीं है? जितने कपड़े हैं सब एकदम डार्क है। खैर मुझे क्या। ये कहकर वह कैची उठाती है और उसके पैंट, शर्ट और टी शर्ट सबकी धज्जियां उड़ा देती है और अपने कंधे पर थपथपाते हुए कहती है, वेल्डन अवनी सचदेवा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस जैसे आदमी के साथ यही होना चाहिए तुम्हें। इसके लिए जरा सा भी गिल्ट रखने की कोई जरूरत नहीं है, और न ही तुम्हें उससे डरने की जरूरत है। यू आर वेरी स्ट्रांग गर्ल। कहते हुए वह उन सारे कपड़ों को सही से करके वापस कबर्ड में टांग देती है और अपने रूम में जाकर गुनगुनाते हुए बैठ जाती है और खुद से कहती है, वह पीली आंखों वाली लड़की कहाँ गई? मैंने उसे कल से नहीं देखा। कहीं ये सत्याचारी ने उसे निकाल तो नहीं दिया? क्योंकि वह मुझसे अच्छे से बात करती थी। अगर ऐसा हुआ तो कसम महाकाली की मिस्टर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हिल इंडस्ट्री। आज हिल इंडस्ट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग रखा गया था, जिसमें सभी बोर्ड ऑफ मेंबर्स, शेयर पर्सन और जिन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट पर पैसे लगाए हैं, वह सभी वहां पर आए हुए थे क्योंकि अंश एक नया मॉल ओपन करना चाहता था, जिसके लिए वह वहां पर एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग अरेंज किया हुआ था। वह प्रोजेक्ट ऑन किए वह सबको समझा रहा था। कुछ देर बाद उनकी मीटिंग खत्म होती है तो वहां की सारी लाइट ऑन की जाती है। फिर जब सभी लोग अंश को देखते हैं तो अंश कहता है, क्या हुआ आप सबको? मुझे रियल लाइफ में देखकर अजीब तो नहीं लग रहा? तो उनमें से एक बोर्ड ऑफ मेंबर जिसका नाम चंद्रिका रस्तोगी था, वह कहता है, नो सर, आफ्टर ऑल यू आर लुकिंग सो हैंडसम। लेकिन एक बात समझ नहीं आया, आपने अपने चेहरे पर यह नकाब क्यों लगा रखा है? अंश उस आदमी को मस्क के पीछे से उस आदमी को घूर कर देखता है और कहता है, चेहरे से क्या लेना देना है मिस्टर रस्तोगी, काम से रहना चाहिए। और अगर यह चेहरा दुनिया के सामने आ गया तो शायद आप सब जो रिस्पेक्ट मुझे देते हैं वह थोड़ा और बढ़ जाए, इसलिए अभी समय है। बाद में दुनिया के सामने तो आना ही है मुझे। जाऊंगा कहाँ छुप के? उसकी बात सुन वहां पर बैठे सब लोग हंसने लगते हैं। तो अंश कहता है, कैसा लगा सबको मेरा प्लान? सभी उसकी बातों से सहमत होते हैं। तो अंश कहता है, तो ठीक है, कुछ समय बाद हम सभी इस प्रोजेक्ट को करना शुरू करेंगे। और यह मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। फिर वह वीर की तरफ देखकर कहता है, वीर मेरे केबिन में आओ। ये कहकर वहां से चला जाता है। वीर भी उसके पीछे पीछे उसके केबिन में आ जाता है और उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ? अंश उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं कह रहा था कि तुम ये पता लगाओ हमारे कौम में ऐसा कौन गद्दार है जो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है। वीर उसकी तरफ देखता है और कहता है, लेकिन अभी तक तो इन सब चीजों के बारे में पता नहीं चला है। अंश कहता है, तेजा आया था, उसने बताया है मुझे, तुम पता करो। वीर कहता है, अगर मैं पता करूंगा तो उन लोगों को तुम्हें पहचानने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। कहीं ऐसा ना हो इतने सालों से जिन चीजों को छुपाते आ रहे हो वह सबके सामने आ जाए। अंश कहता है, इतनी आसानी से नहीं आएगा, आखिर मैं अपने अवतार को छुपाने में इतना माहिर जो हूँ। वीर बात डालते हुए कहता है, तेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल कैसे नजर आ रहे हैं? अंश उसे घूर के देखता है और कहता है, अपने काम से काम रखो, मुझसे नहीं। वीर उसे देखकर शरारती अंदाज में कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे कोई जगाने वाली आ गई हो? वैसे तेरी उस नर्क में जाएगा कौन? अंश सपाट लहजे में कहता है, अवनी सचदेवा। वीर अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखता है और कहता है, क्या तूने उठा लिया उसे? हाँ, और 3 दिन हो गए वह मेरे साथ ही है। जिस दिन से हम लोग दिल्ली आए हैं तब से मेरे साथ हैं। मैं उसके बाप की सारी अकड़ और घमंड उसके जरिए तोड़ना चाहता हूँ। वह जिंदगी भर मेरे साथ घुट घुट के मरेगी। वीर उसकी तरफ देखता है और कहता है, बट एक बार सोच ले यार, उसने उसकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ किया उसके बाप ने किया था। अंश कहता है, बिल्कुल सही कहा, जो कुछ किया था उसके बाप ने किया था। और जो कुछ भी हुआ था वह मेरे भाई और तेरी बहन के साथ हुआ था। तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। मेरा भी तो कोई हाथ नहीं था, लेकिन मुझे तकलीफ मिल रही है क्योंकि मेरे साथ लड़ने वाला झगड़ने वाला मेरे पास कोई नहीं है। अकेला हो गया हूं मैं। वैसे ही वह सचदेवा भी अकेला रहेगा हमेशा। अब मुझे कोई बात नहीं सुननी और मॉल के लिए जो साइड हमने तय की है मुझे खाली चाहिए, किसी भी हालत में, बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर ना हो तो अंकल से बात कर लो, कहकर अपने केबिन से बाहर चला जाता है। हिल मेंशन। इधर अवनी बहुत खुश हो रही थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी उसे मेंशन के बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। जब वह अपने कमरे से बाहर आती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह खुद से कहती है, अब तो मैं गई। अब आगे। जब अवनी अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है एक आदमी और एक औरत हॉल में आते हैं
और सोफे पर बैठ जाते हैं। अवनी उन्हें देखकर मन में कहती है, ये लोग कौन हैं और यह आंटी मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है, और यह अंकल भी जैसे मैंने इन्हें किसी पार्टी या फिर न्यूज में देखा था। वह खुद से सोच रही थी, तभी नीचे बैठे शख्स की नजर अवनी पर पड़ती है, तो वह उसे आवाज लगाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी। उस शख्स की आवाज सुनकर अवनी अपने होश में आती है और जल्दी से नीचे जाती है। उसने अभी भी अंश के कपड़े पहने थे। वह आदमी उसे देखकर कहता है, तुम कौन हो? अवनी उसकी तरफ देखकर कहती है, मेरा नाम अवनी सचदेवा है। अयान अवनी की तरफ देखता है और कहता है, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवनी कहती है, मैं किसी से बात नहीं कर सकती। तो अयान कहता है, अगर तुम किसी से बात नहीं कर सकती तो बोल कैसे रही हो? अंश कहाँ है? अवनी कहती है, यहाँ कोई अंश नहीं रहता, यहाँ पर तो सिर्फ एक राक्षस रहता है, जो जब देखो तब मुझे टॉर्चर करता रहता है। बिना मेरी गलती के वह धीरे से बुदबुदाती है, लेकिन उसकी बुदबुदाहट अयान और सना सुन लेते हैं। वह दोनों मुस्कुराते हैं, लेकिन अपने चेहरे को कठोर करते हुए सना कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को राक्षस कहने की? अवनी अपनी आंखें बड़ी करते हुए सना को देखती है और कहती है, बेटा अच्छा तो आप है उस जल्लाद के माँ बाप, आपको जरा सी भी मैनर्स नहीं है कि एक लड़की से कैसे बात करना होता है। यह अपने बेटे को सिखा सके? आपको पता भी है वह कितने बुरी तरीके से पेश आता है। मेरा बस चले तो मैं उसे जहर मिलाकर उसके कॉफी में पिला दूं, कम से कम मेरा सारा दर्द कम हो जाएगा। कम क्या, खत्म ही हो जाएगा। मैं वापस अपने मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। परेशान करके रखा है, आपको पता है। वह रोने लग गई थी। मुझे कितनी याद आती है मम्मी पापा की, पता भी है मैं कितना मिस करती हूँ उन्हें। मैंने उसके सामने हाथ पैर भी जोड़े कि मुझे जाने दो, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। उल्टा मुझे कहता रहता है कि तुम मेरी गुलाम हो। मैं आप लोगों को उसके गुलाम लगती हूँ? मुझे नहीं पता। आप लोग चाहे कुछ भी करें, अपने बेटे को बोलिए कि वह मुझे जाने दे, वरना मैं सोचने लगती है। सना और अयान हैरानी से उसे देख रहे थे। तभी वहां पर अंश की रौबदार आवाज गूंज उठती है, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अवनी जैसे ही अंश की आवाज सुनती है, वह सिर से लेकर घुटने तक कांपने लगती है। अंश चलकर उनके पास आता है और अवनी के सामने खड़ा हो जाता है। उसका एक हाथ पकड़कर अयान और सना की तरफ दिखाते हुए कहता है, यह मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैंने इसे अपने साथ रखा है। आप लोगों को कोई इससे ऐतराज है? अयान और सना उसकी तरफ देखते हैं और अयान अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो यहाँ क्या कर रही है? इसे अपने घर में रहना चाहिए, ना कि तुम्हारे साथ। तो अंश कहता है, मैंने ही इसे इसके घर से किडनैप करके उठा लिया है, क्योंकि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता और यह सिर्फ नाटक कर रही है ना बेबी? यह कहकर उसे घूर कर देखता है तो अवनी सिर नीचे करके चुप हो जाती है। अयान अवनी की तरफ देखकर कहता है, बेटा तुम्हें क्या दिक्कत है, हमें बताओ, और अगर तुम्हें घर जाना है तो चलो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। उसके बाद अंश की तरफ देखकर कहता है, और तुम उल्लू के पट्टे, तुम्हें जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं है कि एक लड़की को बिना उसकी मर्जी से घर में नहीं लाया जा सकता और न ही उससे जबरदस्ती प्यार किया जा सकता है। अंश भी तुरंत कहता है, आप मुझे जबरदस्ती और प्यार के बारे में ना ही बताए तो ज्यादा अच्छा होगा डैड, क्योंकि आपने मॉम के साथ ऐसा ही किया था। आपने तो उनके फैमिली को बैंकक्रप्ट करा देने तक की धमकी दी थी। मैं तो वह भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ रख रहा हूँ, और मम्मी तो उस समय आपसे नफरत करती थी। अंश की बात सुनकर अयान चुप हो जाता है। फिर सना कहती है, अंश ये कौन सा तरीका होता है अपने पापा से बात करने का? माना तुम्हें हमने अपने साथ नहीं रखा है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम में जरा सी भी संस्कार नाम की चीज ना हो। तमीज से बात किया करो, बिहेव योरसेल्फ। कैसे हो गए हो? यहाँ हम अपनी बेटे से मिलने आ रहे थे और यहाँ पर क्या कांड करके बैठा हुआ है, ये पता चल रहा है? वह शक्ति से कहती है। तो अंश चुप हो जाता है। उसके बाद सना अवनी की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम अंश से प्यार करती हो? अवनी अपनी आंखें गोल गोल घुमाती है। तो अंश उसके हाथ को और कस के पकड़ता है, जिससे अवनी अंश की तरफ देखती है तो अंश उसे आंखों ही आंखों में वार्निंग दे रहा था। उसके ऐसे घूरने से अवनी एक पल के लिए डर जाती है, फिर अपने मन में कहती है, ये सही मौका है, अंकल आंटी को बता देती हूँ और इस जल्लाद से अपना पीछा छुड़ा लेती हूँ, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या करें। वैसे भी जब देखो तब मेरे साथ वो सब करने के लिए मुझे वार्निंग देता रहता है, क्या पता कभी कर भी दे। तो सोचते हुए वह जैसे ही मुंह खोलने वाली होती है कि अंश कहता है, मॉम प्लीज, यह मेरे साथ रहना चाहती है, नहीं देख रहे हो इसकी शक्ल को, कितनी उदास उदास लग रही है, बात मानिए मेरी। अवनी जैसे ही फिर कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है कि अंश उसके गाल पर किस करते हुए कहता है,
कम ऑन बेबी, मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे, तुम मेरे साथ ही रहोगी, इसलिए निराश मत हो। अवनी मायूसी से सना की तरफ देखती है तो सना अवनी को देखकर कहती है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, और तुमने अंश के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? अंश कहता है, वह क्या है ना, जल्दी जल्दी में कपड़ा लाना भूल गई, इसलिए मेरे कपड़े पहने हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मुझसे मिलने आए थे, मिल लिया, अब आप जा सकते हैं। आई थिंक मॉम आज आपका कहीं पर सोशल गैदरिंग में जाना होगा, और डैड मैंने एक नया मॉल खोलने का डिसाइड किया है, उसके लिए आपको भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अयान कहता है, मैंने ठेका लेकर नहीं रखा है, तुम खोल रहे हो, तुम जानो, मुझे मत बोलो। और अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो, या फिर पढ़ाई छोड़कर सीधा बिजनेस संभालना है? अंश कहता है, नहीं मैं पढ़ाई करूंगा, एक हफ्ते बाद मैं जा रहा हूँ दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। ठीक है कहकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने बाद अंश अवनी की तरफ पलटता है और उसके गले को कस के पकड़ते हुए कहता है, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर वालों के सामने मेरी बुराई करने की और अपनी जुबान को खोलने की? क्या कहा था मैंने, अपना मुंह बंद करके रखना। लगता है तुम्हें शराफत की बातें समझ नहीं आती। और क्या कह रही थी, तुम मेरी कोई गुलाम नहीं हो, तुम मेरी गुलाम हो, समझी? अवनी गुस्से से कांप रही थी, उसका बार बार यूं खुद को गुलाम कहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह उसके हाथ को झटकती है और चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ। देखना एक दिन मैं इस कैद खाने से भाग जाऊंगी, बहुत दूर, जहाँ तुम्हारी सोच भी मुझ तक ना पहुँचती हो। बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर कि कोई तुम्हारे आगे बागी नहीं बन सकता। देखना एक दिन मैं तुम्हें ऐसे ही तड़पता हुआ छोड़कर चली जाऊंगी। और वैसे प्यार की बात करते हो, मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ, इतनी कि तुम 7 जन्मों तक भी उसमें एक बूंद भी प्यार नहीं भर पाओगे। अंश उसके बाल को कस के पकड़ता है और अपने पास लाते हुए उसे बहुत रूडली किस करता है। उसके बाद वैसे ही उसे घसीटते हुए तीसरी मंजिल पर ले जाता है। अवनी बार बार उसके हाथ पर मार रही थी, लेकिन अंश का गुस्सा जैसे आज परवान चढ़ चुका था। वह उसे आज इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला था। वह गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी रखेल बन के रहोगी, तुम जिंदगी भर मेरे साथ तड़पोगी, घुट घुट कर जियोगी, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर, आज वह घमंड मैं तोड़ ही देता हूँ। उसके चिल्लाने से अपनी डर से कांपने लगती है। अंश उसे घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में लेकर आता है और वहां पर पड़े सफेद बिस्तर पर उसे फेंक देता है। वह बिस्तर इतनी कठोर था कि अवनी को लग रहा था कि उसका पूरा शरीर जैसे टूट रहा हो। वह जैसे ही उठने वाली होती है कि अंश उसके पैर और हाथ को बांध देता है, फिर उसकी टी शर्ट को फाड़ के फेंक देता है। अब अवनी नग्न उसके सामने लेटी हुई थी। अंश उसके ब्रेस्ट को सहलाते हुए कहता है, तुम सच में काफी मुलायम और खूबसूरत हो, और इस खूबसूरती पर सिर्फ मेरा अंश का हक होगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मुझे जाने दो। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अंश उसके जबड़े को कसते हुए कहता है, जुबान बहुत चलती है ना तुम्हारी, अब नहीं चलेगी, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। मार दो मुझे जान से, यहाँ पर घुट घुट के जीने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहना नहीं, मुझे जाने दो, मैं कह रही हूँ ना। उसकी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे। अंश उसके आंखों से आंसू पोंछ लेता है और एक टैटू मशीन जो वहां पर पड़ा हुआ था उसे उठाता है, फिर उसमें स्याही डाल मुस्कुराते हुए अवनी की तरफ बढ़ जाता है। अवनी उसे देखकर चिल्लाते हुए कहती है, नो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, कहते हुए चिल्लाते हुए रोने लगती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। अंश उसके मुंह में टेप लगा देता है, जिससे उसकी आवाज उसके गले तक ही सीमित रह जाती है। फिर अंश उसके गले को किस करता है और बाइट भी, जिससे अवनी के गोरे बदन पर उसके दांतों के लाल निशान रह जाते हैं और हल्का हल्का खून भी निकलता है। अवनी बस रो रही थी। अंश उस टैटू मशीन से अवनी के सीने पर अपना नाम लिखने लगता है। जैसे ही अवनी को अपने शरीर पर उस दर्द का एहसास होता है, वह दर्द में और बुरी तरीके से चीखने लगती है, लेकिन टेप लगे रहने के कारण उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाती। उसके आंख पूरी तरीके से सूज चुके थे और लाल हो गए थे। कुछ देर बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश हो जाती है। अब आगे अंश जब देखता है कि अवनी बेहोश हो चुकी है, तो वह उसके हाथ पैर खोल देता है और उसे अपने बाहों में उठाकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है और उसे लगभग बिस्तर पर कचरे की तरह फेंक देता है और फिर उसके चेहरे पर एक गिलास पानी उड़ेल देता है, जिससे अवनी की आंखें फड़फड़ाती हैं और वह धीरे से अपनी आंखें खोलती है। अचानक एक तेज दर्द उसे अपने दिल के पास होता है, जिससे उसके मुंह से आह निकल जाती है। अंश अपनी एक डार्क ब्लू कलर की लंबी शर्ट लेकर आता है और उसे पहना देता है।
जब अवनी को अपने शरीर पर किसी के छूने का एहसास होता है तो वह सिहर उठती है। फिर उसे धीरे धीरे अंश ने जो उसके साथ किया वह सब याद आने लगता है और वह अपनी आंखें बंद किए हुए ही रोने लगती है। उसके चेहरे पर एक आंसू की लकीर खींची जाती है। अंश ऑर्डर देने के लहजे में कहता है, ओपन योर आइज। जब अवनी अंश की इतना रूड आवाज सुनती है तो वह जल्दी से कांपते हुए अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है तो अंश उसके जबड़े को कस के पकड़ते हुए कहता है, अब तुम्हें पता चला कि तुम किसकी हो। तुम सिर्फ मेरी हो, प्यार नहीं है तुमसे और ना ही कोई परवाह है और ना कभी होगी। तुम्हें महेश बर्बाद करने के लिए अपने साथ रख रहा हूँ और तुम हमेशा बर्बाद होते हुए ही मेरे साथ रहोगी। ये कहकर वह उसके चेहरे को झटक देता है। अवनी जोर जोर से रोने लगती है। अंश तुरंत वहां से चला जाता है। अवनी उसे जाता हुआ देखकर तुरंत उस शर्ट को निकाल कर देखती है तो उसके सीने पर काले रंग में अंश का नाम चमक रहा था। वह उसे रगड़ने के लिए जैसे ही उसे टच करती है कि एक तेज जलन उसे अपने सीने पर महसूस होती है। वह तुरंत अपने आंसू पहुंचती है और उस नाम को देखते हुए कहती है, यही नाम और यही तुम्हारा अधिकार। तुम्हें एक दिन बर्बाद करके नहीं रख दिया तो मेरा नाम अवनी सचदेवा नहीं आया। अंश सिंह राठौर, यह मेरा अवनी सचदेवा का वादा है तुमसे। इधर अंश अपनी गाड़ी फुल स्पीड में चलाते हुए कॉटेज के पास पहुंचता है जहां पर तेजा पहले से ही मौजूद था। अंश वहां जाता है और अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। तेजा उसके सामने अपना सिर झुकाते हुए कहता है, मास्टर कोई काम था, आप मुझे बुला लेते। अंश उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है, लीव मी अलोन। तेजा वहां से तुरंत चला जाता है। अंश अपने हाथ में बने विंग के निशान को देखते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, इसका सबूत तुम्हारे शरीर पर मैंने दे दिए हैं और एक पहले से था। नफरत करता हूं मैं तुमसे। तुम्हारे बाप के किए की सजा जिंदगी भर तुम्हें भुगतनी होगी। कहते हुए वो ब्लड बैंक से 2 पैकेट ब्लड निकलता है और उसे तुरंत पी जाता है और अपनी बाहें फैलाकर एक तेज चीख आ के साथ ही उसके हाथों के नाखून लंबे हो जाते हैं और एक नुकीली पूंछ निकल जाती है और साथ में उसके 2 बैंक विंग्स, उसके दांत नुकीले और उसकी आंखें पीली से नीली हो जाती हैं। वह एक शैतान बन चुका था। जब वह वहां पर लगे आईने में खुद के अक्स को देखता है तो कहता है, यह मेरी असलियत है, यही मेरा वजूद है और मैं इसी वजूद के साथ जीना चाहता हूँ। कहते हुए वो घुटने के बल बैठ जाता है। तभी अचानक उसके गले के निशान पर बहुत तेज दर्द होता है। वह दर्द से तड़पता हुआ वहीं बैठ जाता है। तभी स्टेला आती है, उसे देखकर कहती है, क्या हुआ। वह उसने अपना हाथ दिखाता है तो स्टेला जल्दी से कुछ मेडिसिन लाकर उसे दे देती है। अंश उसे खा लेटा है। फिर वह स्टेला की तरफ देखकर कहता है, इसका इलाज कब तक हो जाएगा। स्टेला कहती है, आपकी बॉडी में जो सीरम है वह बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है, जिसके कारण आपकी बॉडी कर हार्मोन्स बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और उसी को कंट्रोल करने के चक्कर में आपको ये दर्द होता है। अंश कहता है, अगर मैं किसी और के साथ सो जाऊं तो। स्टेला कहती है, दर्द कम हो सकता है। ठीक है, एक लड़की के इंतजाम करो। स्टेला कहती है, इंतजाम करने की क्या जरूरत है, हेल में तो है, कितनी खूबसूरत लड़की है। अंश उसकी तरफ देखता है और कहता है, उस पर सिर्फ मेरा हक है, उसे एक ना एक दिन मेरा होना ही है। उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन अगर सही समय आया तो मैं वो भी कर सकता हूँ। लड़की का इंतजाम करो, ठीक है, कहकर वो कॉटेज में बने अपने कमरे में चला जाता है। स्टेला भी वहां से निकल जाती है। देहरादून। सभी लोग वापस दिल्ली आने के लिए निकल चुके थे, लेकिन विक्रम लुधियाना जाना चाहता था क्योंकि वह वही का था और उसका पूरा बिजनेस वहां पर फैला हुआ था। ऐश्वर्या उसकी तरफ देखकर कहती है, लीडर क्या अभी कोई और कॉन्सर्ट या फिर एल्बम शूट करना है। विक्रम उसकी तरफ देखता है और कहता है, नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, जब होगा तो मैं तुम सबको बता दूंगा। ऐश्वर्या हाँ में सिर हिलाती है और कार के बाहर देखने लगती है। ध्वनि अपने कानों में हेडफोन लगाए म्यूजिक सुनते खिड़की से बाहर देख रही थी और विक्रम ड्राइव करते हुए रियल व्यू मिरर में उसे देखा था। तभी विक्रम एक रेस्टोरेंट के पास अपनी कार रोकता है और कहता है, मुझे भूख लगी है, चलो आप सब भी। उसके कहने पर सभी उसके साथ रेस्टोरेंट की तरफ चले जाते हैं। उन सभी ने मास्क लगा रखा था। वह सभी एक प्राइवेट एरिया में चले जाते हैं। उसके बाद सभी अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं। ध्वनि बाथरूम की तरफ चली जाती है और विक्रम को किसी का इम्पोर्टेंट कॉल आता है, इसलिए वह कॉल अटेंड करने चला जाता है। कुछ देर बाद जब ध्वनि बाथरूम से बाहर आती है तो कोई उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे एक सुनसान कॉरिडोर की तरह घसीटते हुए ले जाता है। ध्वनि उसके हाथ पर मार रही थी, लेकिन उसके मुंह को नहीं छोड़ता। जब वह लड़का उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर देता है और उसके गले पर किस करने लगता है, तब ध्वनि को होश आता है और वह उसे धक्का देते हुए गुस्से से कहती है, विक्रम स्टे अवे फ्रॉम मी, यह क्या बदतमीजी है तुम्हारी।
माना तुम हमारी टीम के लीडर हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जो चाहो वह मेरे साथ कर सकते हो। विक्रम एक गहरी सांस लेता है और उसके गर्दन में अपना हाथ डाल उसके चेहरे को अपने पास लाते हुए उसके होठों पर किस करता है। ध्वनि बार बार उसके सीने पर मारती है, लेकिन विक्रम उससे दूर नहीं होता। विक्रम एक हाथ से उसके गले को और एक हाथ को उसके कमर के टॉप के अंदर उसके कमर पर मलते हुए अपना हाथ नीचे की तरफ ले जाने लगता है। ध्वनि उसे धक्का देती है और कहती है, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मुझसे दूर रहकर क्यों नहीं बात कर सकते? तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म की भूख है और कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर विक्रम उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देता है और उसके गले को पकड़ते हुए कहता है, चुप, बिल्कुल चुप, प्यार करता हूँ तुमसे, इसका मतलब यह नहीं कि जो चाहे वह बोलती रहोगी। तुम और तुम्हारे जिस्म की बात करती हो। मरा नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे जिस्म पर, समझी? लेकिन मुझे ये पसंद है। ये कहकर फिर से उसे किस करता है। ध्वनि चुपचाप खड़ी हो जाती है। जब वह उसके मुंह को खोलने के लिए कहता है तो बिल्कुल नहीं हिलती। विक्रम को अब गुस्सा आने लगता है। वह अपना हाथ उसके टॉप के अंदर ले जाकर उसके ब्रेस्ट को कस के दबाता है, जिससे ध्वनि की आह निकल जाती है। इस बात का फायदा उठाते हुए विक्रम अपना ठंडा जीभ ध्वनि के गर्म मुंह में डाल देता है और उसके पूरे मुंह की मिठास को सक करने लगता है और साथ में उसके ब्रेस्ट को भी सहलाता है। जब वह उसे किसकर सेटिस्फाई हो जाता है तो उससे दूर हो जाता है और उसके बाल को और कपड़ों को सेट करते हुए कहता है, गुड गर्ल। ध्वनि रोते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है, आई हेट यू। ये कहकर वो वहां से तुरंत चली जाती है। विक्रम गुस्से से दीवार पर एक पंच मारते हुए कहता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मर रहा हूँ तुम पे, और तुम हो कि हमेशा मुझसे दूर जाने की कोशिश करती रहती हो। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है ध्वनि, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। कहते हुए वो वापस सबकी तरफ चला जाता है। सभी खाना खाते हैं लेकिन ध्वनि एक बार भी विक्रम की तरफ नहीं देखती, जिसके कारण विक्रम को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कंट्रोल करते हुए अपना खाना खाता है। फिर सभी पेमेंट कर वापस कार में बैठ जाते हैं और दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं। इधर अंश कॉटेज में अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जब अंश किसी के आने की आहट कॉटेज में सुनता है तो वह तुरंत चौकन्ना हो जाता है और वह एकदम धीमे कदमों से अपने कमरे से बाहर आकर देखता है तो उसे एक परछाई दिखती है। वह अपनी आंखें छोटी कर लेता है और अपने गुर्राहट वाले आवाज में कहता है, कौन हो तुम? वह शाया जब उसकी तरफ पलटता है तो अंश उसे घूरते हुए कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वह आदमी पाउट बनाते हुए कहता है, हाँ, मुझे याद आया, मैं यहाँ पर तुम्हें देखने आया था। तुम कैसे हो? अंश अपनी आंखें और छोटी करते हुए कहता है, क्या सच में आपको मेरी फिक्र है या फिर आप यहाँ पर अपने सड़ा हुआ शक्ल मुझे दिखाने आए हैं? वह आदमी फिर से कहता है, तुम मुझे हमेशा गलत ही क्यों समझते हो? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त हूँ। हाँ भाई नहीं हूँ, और आई थिंक मुझे यहाँ आने में थोड़ा सा लेट हो गया। अंश कहता है, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, सब आप लोगों के कारण हो रहा है। वह साया झुंझला कर कहता है, तुम्हें ना जरा सी भी तमीज नहीं है, तुमसे बड़ा हूँ मैं, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें वेगास में फेंक देता, लेकिन तुम्हारे बाप के कहने पर मैंने तुम्हारा इतना सपोर्ट किया और तुम मेरे ऊपर ही चढ़े जा रहे हो। अंश अपनी पीली आंखों से उसे घूरता है और बिना एक्सप्रेशन के कहता है, आप यहाँ क्या करने आए हैं? वह साया उसके पास आता है और उसके गोल घूमते हुए कहता है, मैंने सुना है तुमने नरेश सचदेवा की बेटी को अपने पास रखा है। क्या वह तुम्हें पसंद है? हाँ, मैंने सुना था कि खूबसूरत है और उसके खूबसूरती के झांसे में ना जाने कितने लोग अभी तक कुंवारे बैठे हैं। अंश अपनी आंखें छोटी कर अपने शब्द चबाते हुए कहता है, आपको जो कहना है साफ साफ कहिए फूफा जी, मुझे गोल गोल बातें पसंद नहीं है और ना ही समझ आती है। हर्ष उसकी तरफ देखता है और सख्ती से कहता है, उसे छोड़ दो, उसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है, तो उस बच्ची को बिना मतलब का टॉर्चर कर रहे हो। अंश सपाट लहजे में कहता है, वह मेरी है और वह मेरे साथ रहेगी, प्यार से हो चाहे जबरदस्ती। हर्ष कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं अयान को इस बारे में बताऊं? क्योंकि तुम्हें पता होगा अयान बेकसूरों को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। अंश कहता है, बता दीजिए, जब डैड को पता चलेगा कि एक्चुअल में वह लड़की है कौन, तो वह खुद उसे अपने हाथों से पनिशमेंट देंगे। हर्ष हंसते हुए कहता है, उसे पता है कि अवनी का इसमें कोई हाथ नहीं था। जो कुछ किया उसके बाप ने किया, इसलिए उस लड़की को छोड़ दो। मेरी ये तुम्हारे लिए वार्निंग है, वरना तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अंश अपने दांत पीसते हुए कहता है, आप में इतनी हिम्मत है कि आप मुझे धमकी दे सके?
हर्ष हंसते हुए कहता है, हिम्मत की बात तुम ना ही करो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें आता है वह सब मैंने तुम्हें सिखाया है। अपने गुरु को शिष्य कभी भी खुद से छोटा नहीं समझता और ना ही तुम कभी ऐसी गलती करोगे। चलता हूँ, ध्यान रखना अपना, और मैंने जो कहा उसे सोच लो। ये कहकर वहां से चला जाता है। अंश अपने हाथ दीवार पर मारते हुए कहता है, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा, वह मेरे साथ रहेगी। कहकर वह तेज रफ्तार में वापस हेल की तरफ चला जाता है। अल्पविराम डॉट डॉट रात का वक्त। सांची ग्रुप दिल्ली पहुंच चुकी थी। सभी अपने अपने घर की तरफ निकल गए थे और विक्रम आज वही रुकने वाला था। उसके बाद लुधियाना के लिए निकलने वाला था। विक्रम कपूर मैंशन की तरफ चला जाता है। विक्रम की उम्र तकरीबन 25 साल की, वह अपने ग्रुप में सबसे बड़ा था और एक बिजनेसमैन भी था। ये बैंड उसका सपना था। अगर वह चाहता तो वह अपने बिजनेस में ही काफी अच्छा प्रोग्रेस हासिल कर सकता था। लेकिन जब उसने ध्वनि को पहली बार अपनी कंपनी में देखा था, तभी से उसे पाने की इच्छा उसके अंदर आ चुकी थी, जिस कारण उसने सांची बैंड को भी ज्वाइन कर लिया और उन्हें एक अच्छा लीडर भी मिल गया। विक्रम, अभय, उज्जवल, ऐश्वर्या चारों एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अभय विक्रम से कहता है, कैसे तुम्हारा काम कैसे चल रहे हैं। अभय उसकी तरफ देखकर सिर्फ सिर हिला देता है तो उज्जवल कहता है, कैसा गया तुम सबका कॉन्सर्ट। ऐश्वर्या कहती है, बहुत अच्छा छोटू, और बहुत ज्यादा मजा आया। उसके छोटू कहने से उज्जवल चिढ़ जाता है और कहता है, ऐश्वर्या दीदी, माना मैं आप सबसे छोटा हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसे छोटू नहीं कह सकते। ऐश्वर्या अपना कान पकड़ते हुए कहती है, अच्छा सॉरी बाबा उज्जवल। तो अभय कहता है, बस भी करो और चलो खाना खाने। उसकी बात सुन सभी डाइनिंग एरिया की तरफ खाना खाए चले जाते हैं। हिल मेंशन। अंश जब मेंशन पहुंचता है तो देखता है एक बॉडीगार्ड के सिर से खून निकल रहा था और वह दर्द से चिल्ला रहा था। अंश उसके पास जाता है और उसका कलर पकड़ते हुए कहता है, ये सब किसने किया, अवनी कहाँ है। वह बॉडीगार्ड की दर्द से कराहते हुए कहता है, मास्टर यहाँ से भाग गई हमें चकमा देकर। अंश उसके गाल पर एक तमाचा जड़ते हुए कहता है, तुम सब किसी काम के नहीं हो, सिर्फ ये हट्टा कट्टा बॉडी दिखा कर रखने के लिए रखा है और किसी काम के नहीं। निकल जाओ यहाँ से, कभी दोबारा अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, वरना तुम सबको मौत के घाट उतारने में मैं जरा से भी देरी नहीं करूंगा। ये कहकर वह उसे वहां से उठाकर फेंक देता है। फिर वह गुस्से से अवनी के कमरे में जाता है और वहां पर देखता है तो एक पेपर लहरा रहा था। वह उसे उठाकर पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था, सुन बेटा, तुम्हारे खून में सिर्फ जलना लिखा है और हमारे खून में सिर्फ जलाना। ये लाइन पढ़ते हैं अंश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर वह आगे पढ़ता है, तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर चुके आयांश सिंह राठौर, अब बारी मेरी है, देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। निकल गई मैं तुम्हारे इस पिंजरे से। तेरी ईगो तो 2 दिन की कहानी है, लेकिन मेरी अक्कड़ तो खानदानी है। अंश गुस्से से दहाड़ते हुए कहता है, अवनी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। ये कहकर वह वहां से तुरंत निकल जाता है। इधर अवनी खाली रोड पर लगातार दौड़े जा रही थी। उसकी सांसें फूल रही थी, लेकिन वह रुक नहीं रही थी। उसका शरीर अभी भी बहुत दर्द कर रहा था। वह मेंशन से काफी दूर आ चुकी थी। वह याद करने लगती है कि वह कैसे भागी थी। फ्लैशबैक। दोपहर का समय, अंश उसे मेंशन में अकेले छोड़कर गया था। तब वह देखती है कि आज बॉडीगार्ड्स कम है और 2-3 बॉडीगार्ड्स वहां पर पहरा दे रहे थे। वह खुद से कहती है, अगर आज यहाँ से नहीं निकल पाई तो जिंदगी भर यह इंसान मुझे इस पिंजरे में कैद करके रखेगा। मुझे यहाँ से कुछ भी करके निकलना होगा। कहते हुए वह बहुत जोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर बॉडीगार्ड भागते हुए उसके पास आते हैं। तो अवनी कहती है, वहां पर सांप था, मैंने देखा, प्लीज उसे भगा दो। उसके कहने पर सभी बॉडीगार्ड से घूरते हैं तो अवनी रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा बॉस तुम्हें जिंदा गाड़ देगा। उसकी बात सुन सभी बॉडीगार्ड्स उस सांप को खोजने चले जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए अवनी जैसे ही मेंशन से बाहर अपने कदम रखती है, तभी एक बॉडीगार्ड उसके सामने आ जाता है और कहता है, आप कहाँ जा रही हो, आपको मेंशन से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अवनी गुस्से से वहां पर रखे फ्लावर वास को पकड़ती है और उसके सिर पर दे मारती है और उसे लात मारते हुए कहती है, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा बॉस कमीने। ये कहकर वह वहां से तेज रफ्तार से निकल जाती है। फ्लैशबैक एंड। अवनी दौड़ते हुए एक टेलीफोन बूथ के पास आ जाती है और जल्दी से उसमें अपने डैड को कॉल लगाती है। इधर नरेश अपने स्टडी रूम में परेशान सा बैठा हुआ था। तभी उसको फोन रिंग करता है। वह बुझे मन से कॉल अटेंड करता है और कहता है, हेलो। इधर से अवनी जल्दी से कहती है,
डैड। नरेश जैसे ही अवनी की आवाज सुनता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह जल्दी से कहती है, हाँ अवनी, कहाँ हो तुम और कहाँ चली गई थी तुम हमें छोड़कर। अवनी रोते हुए कहती है, डैड, डैड वो मुझे मार डालेगा, आपको पता भी है उसने मेरे साथ क्या किया, प्लीज डैड मुझे यहाँ से ले जाए, उसने मेरा किडनैप किया डैड। कहते हुए वह लगातार रोए जा रही थी। नरेश कहता है, तुम जहां पर हो वहीं पर रहना, मैं तुरंत आ रहा हूं और बच के रहना। ये कहकर वो कॉल कट करता है और तुरंत नितिन को कॉल करके कहता है, नितिन अवनी का पता चल गया है। नितिन कहता है, आपको पता है अंकल को कहाँ है? तो नरेश कहता है, हाँ उसने जंगल इलाके के टेलीफोन बूथ से कॉल किया था, जल्दी चलो वह बहुत परेशान है, मुझे लगता है उसके जान को खतरा है। नितिन जल्दी से कॉल कट करता है और अपने घर से टेलीफोन बूथ की तरफ निकल जाता है और इधर नरेश भी जल्दी से टेलीफोन बूथ की तरफ निकल जाता है। इधर अवनी उसी टेलीफोन बूथ के अंदर छिपी हुई थी, तभी उसे एक साया दिखता है और वह तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। अवनी जब उस साया को देखती है तब उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वह मन में कहती है, अगर इस बार पकड़ में आ गई तो यह मुझे नर्क के दर्शन करा देगा। यह आदमी मुझसे दूर क्यों नहीं चला जाता? मुझे घिन आती है इससे, नफरत है मुझे इससे। आई हेट यू आयांश राठौर। मैं वापस आऊंगी तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाने, तब तक के लिए चैन से जी सकते हो। तभी वह साया उसके करीब आने लगता है। अवनी खुद से कहती है, अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। कहते हुए वह टेलीफोन बूथ में लटके हैमर को पकड़ लेती है और जैसे ही वह साया उसके करीब आता है वह उस हैमर से उसके ऊपर वार करती है। लेकिन शायद वह साया काफी चौकन्ना था, वह उसके वार को रोक देता है और अपनी गहरी आंखों से उसकी तरफ देखता है। तो अवनी जब उसके चेहरे को देखती है तब वह राहत की सांस लेती है और कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो। वह साया कहता है, हु आर यू? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अवनी कहती है, मेरी जान को खतरा है, वह मुझे नहीं छोड़ेगा, प्लीज मुझे बचा लो। वह साया राक्षसों की तरह हंसते हुए कहता है, एक मौत से बचकर दूसरी मौत के करीब खुद आ गई। ये कहकर वह अपने नुकीले दांत जैसे ही गिराने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है कि अवनी के हाथ में बने विंग्स ऑटोमेटिकली नीले रंग में चमकने लगते हैं और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का मारती है, जिससे उस साया को कट लगता है और वह कोसों दूर जा गिरता है। अवनी जब ये देखती है तो वह खुद हैरान रह जाती है। तभी वहां पर एक ब्लैक कलर का BMW आकर रुकता है, जिसमें से अंश गुस्से से बाहर आता है और अवनी के गले को पकड़ उसे टेलीफोन बूथ में सटाते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की? अवनी अचानक हुए इंसिडेंट से होश में आती है और अंश को देखकर कांपने लगती है। तभी वहां पर दो गाड़ियां आकर रुकती है। अवनी जैसे ही चिल्लाने वाली थी कि अंश उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और देखता है कि उन दो गाड़ियों से एक से नितिन और एक से नरेश सचदेवा बाहर आ रहे थे। वह शैतान की तरह मुस्कुराता है और धीरे से उसके कान को किस करते हुए कहता है, नॉट बैड बेबी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम्हारा बाप आ गया है, चलो आज मैं इन दोनों का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। ये कहकर वह जैसे ही उनकी तरफ बढ़ने लगता है कि अवनी उसके पैर को पकड़ लेती है और उससे विनती करते हुए कहती है, प्लीज उन्हें कुछ मत करो। अंश उसकी तरफ तरस भरी नजरों से देखता है और कहता है, सॉरी बेबी, मैं इतना भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं हूँ, आई एम आ डेविल। ये कहकर वह जैसे ही आगे बढ़ने वाला था कि अवनी तुरंत उसे गले से पकड़ उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है। अंश हैरानी से उसकी तरफ देखता है। अवनी लगातार उसके होठों को किस करते हुए बाइट भी कर रही थी, जिससे अंश का पूरा शरीर बार बार झटके खा रहा था। उसका गला पूरा तरीके से सूख चुका था, लेकिन वह कोई रिस्पांस ना करते हुए बूट बने खड़ा हुआ था। अचानक वो अवनी के हाथ को अपने गले से हटा देता है, तो अवनी उससे लिपट जाती है और आंखों में आंसू लिए कहती है, प्लीज उन्हें कुछ मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अंश बेरुखी के साथ कहता है, वो तुम तैयार रहो चाहे मत रहो, तुम मेरे साथ ही चल रही हो, लेकिन तुम्हारे बाप को एक डेमो तो दिखा दूं एंड किस करना तुम्हें हेल में सी। ये कहकर वह उसके होंठ पर हल्का सा किस करता है और उसके गर्दन के नीचे अपनी दो उंगली रख प्रेस करता है, जिससे अवनी उसके बाहों में झूल जाती है। अंश अपनी आंखें में चमक लिए उनकी एक गाड़ी को देखता है और उसके देखते ही वह गाड़ी एक जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है। नरेश, सचदेवा और नितिन दोनों अपने सिर पर हाथ रखे नीचे झुक जाते हैं, लेकिन आग तेज होने का कारण उन्हें थोड़ा सा उन्हें छूकर गुजर जाता है। नितिन नरेश सचदेवा को संभालते हुए कहता है, अंकल आप ठीक तो है? नरेश खड़े होते हुए कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अवनी कहाँ है, खोजो उसे। नितिन कहता है, अंकल अवनी यहाँ पर नहीं है, अगर होती तो हमें देखते ही बाहर आ जाती, लगता है वह आगे चली गई होगी बचते हुए।
चले हम थोड़ा आगे जाकर देखते हैं। ये कहकर वह अपनी गाड़ी में बैठता है और नरेश के साथ आगे की तरफ निकल जाता है। अंश अवनी को अपनी बाहों में उठाकर अपनी गाड़ी में लेकर जाता है और पैसेंजर सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और उसे देखता है, जिसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था। तभी उसकी नजर उसके हाथ में चमक रहे हैं विंग पर पड़ती है। वह खुद से कहता है, ये तो काला था नीला कैसे हो गया, और अपनी सोच में डूबे हुए गाड़ी स्टार्ट करता है और हेल की तरफ चला जाता है। इधर वह साया जंगल के बीचों बीच आकर गिरता है। अचानक एक तेज चीख के साथ वह वापस इंसान में बदल जाता है। वह कोई और नहीं कबीर था। उसकी चीख सुनकर तनिष्क और राशि वहां पर आते हैं और उसकी हालत देखकर तनिष्क कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? कबीर दर्द से तड़पते हुए कहता है, उस लड़की ने मुझे मारा। राशि हंसते हुए कहती है, इसी लायक हो तुम। कबीर गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है, व्हाट द फक, अपनी जुबान बंद करके रखो। वह लड़की कोई नॉर्मल नहीं थी। कोई भी नॉर्मल इंसान हम जैसे वेम्पायर्स के आगे नहीं टक सकते। तनिष्क उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? कबीर लाचारी से अपना सिर हिला देता है और कहता है, मुझे उसकी खून की गंध उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, जिसके कारण मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। तनिष्क उसके गले को कस के दबाते हुए कहता है, तुम किसी काम के नहीं हो, सिर्फ कि जहां चाहो वहां मुंह मारते फिरते रहो। ये कहकर वह उसे गुस्से से 2 इंच ऊपर उठा देता है। राशि जल्दी से उसके पास आती है और उसे छुड़ते हुए कहती है, तनिष्क छोड़ो उसे, मर जाएगा वो। अगर रानी माँ को पता चला तो वह आपसे बहुत नाराज होगी। राशि की बात सुन तनिष्क कबीर को छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही कबीर लंबी लंबी सांसें लेता है और हाफते हुए कहता है, तुम अपने दोस्त को मारना चाहते हो? तनिष्क अपनी जहरीली आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम जैसे निकम्मे दोस्त हो, ऐसे अच्छा तुम्हें मैं इस धरती के बोझ तले दबा दूं। ये कहकर वह उसे एक लुक देता है और वहां से धुएं की तरह गायब हो जाता है। राशि कबीर को सांत्वना देते हुए कहती है, तुम्हें तो पता है ना वह ऐसा ही है, उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। कबीर उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हारा मेरा 2020 का मैच हो जाए। राशि उसके चेहरे पर अपना उंगली से हिलाते हुए अदा के साथ कहती है, वाई नॉट। ये कहकर वह अपना बाया पैर उसके पैर में फंसाकर उसे मुंह के बल जमीन पर गिरा देती है। अचानक हुए हमले से कबीर संभाल नहीं पाता और वह गिर जाता है और साथ में राशि को भी अपने ऊपर खींच लेता है। फिर राशि को नीचे पलटते हुए उसके टॉप के अंदर अपना हाथ डाल उसके कमर से होते हुए उसके ब्रेस्ट को सहलाता है। राशि अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें लेती है तो कबीर उसके कान में धीरे से फुसफुसाता है, तुम बहुत हॉट हो इसीलिए तो मुझे पसंद हो। कहकर उसके गले पर किस करता है। राशि अपना हाथ उसके सीने पर रख उसे दूर करते हुए कहती है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी यह गलतियां यहीं पर बीच में रोक दो, वरना उसके आगे के सब उसके मुंह में ही रह जाते हैं। कबीर उसे पैशन के साथ किस कर रहा था और अपने एक हाथ से उसके सॉफ्टनेस को भी सहला रहा था। कबीर देखता है कि राशि उसके छूने से रिएक्ट कर रही थी, वह पूरी गीली हो चुकी थी। कबीर उसके गले पर किस करता है और कहता है, अभी नहीं करूंगा, बस तुम्हें अपने होने का एहसास दिला रहा था कि मैं वह हूँ जिसके पास आने से तुम्हारे शरीर में हलचल होती है। कहते हुए हो उसके नीचे पहने हुए स्कर्ट को ऊपर करता है और उसकी पैंटी को खींच नीचे कर देता है और उसे किस करता है। राशि इस छुअन से चिहुक उठती है तो कबीर उसके सॉफ्टनेस पर लगी बटन पर अपनी जीभ को बार बार घुमाता है, जिससे राशि की पकड़ उसके सिर पर काश जाती है और वह उसके सिर को दबाने लगती है। तो कबीर उसे पैशन के साथ किस करता है और बार बार चाटता भी है। राशि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। तो कबीर अपनी एक उंगली निकाल उसके छेद पर प्रेस करता है, जिससे राशि दर्द से कराह उठती है। कबीर कहता है, अगर मैं यहाँ नहीं रुका तो तुम पागल हो जाओगी। कहते हुए वह उस बटन को बार बार सहलाता है, जिसके साथ ही राशि एक दो झटके के साथ जमीन पर निढाल सी हो जाती है। कबीर निकल रहे रस को पूरी तरीके से पी जाता है और उसे पूरी तरीके से चाट कर साफ कर देता है। उसके बाद वो उससे अलग हो जाता है तो देखता है राशि अभी भी जमीन पर वैसे ही लेटी हुई थी। तो कबीर उसे अपनी बाहों में उठाता है और तेज रफ्तार में दौड़ लेता है। हिलमेशन अंश अवनी को अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में लेकर आता है और उसे बेड पर लिटा देता है। फिर उसके अपने कपड़े निकालता है और उसके साथ लेट उसके पूरे शरीर को सहलाते हुए उसके गले पर और उसके होठों पर किस करता है। फिर उसे उठाकर बाथरूम में ले जाता है और उसे शावर करवा फिर से बेड पर लाकर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। अगली सुबह जब अवनी की नींद खुलती है तब वह देखती है कि उसने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा है और वह उस कमरे को देखते ही समझ जाती है कि यह अंश का कमरा है।
वह अपने बगल में देखती है जहां पर अंश एक छोटे बच्चे की तरह उससे लिपट कर सोया हुआ था। वह गुस्से से उसे खींचकर एक लात मारती है, जिससे अंश बेड से नीचे गिर जाता है और गुस्से से उसे अपनी पीली आंखों से घूरने लगता है। तो अवनी अपने दांत पीसते हुए कहती है, क्या किया तुमने मेरे साथ? मेरे कपड़े कहाँ है यू ब्लडी चीटर? तारानकन 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 तारानकन, यू रास्कल। अंश उसकी गाली को सुनकर गुस्से से खड़ा होता है और उसके हाथ को पकड़ मोड़ते हुए कहता है, तुम एक लड़की होकर भी तुम्हें समझ नहीं आता। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया होता तो तुम्हारे बॉडी पर दर्द होता, लेकिन तुम्हारे बॉडी पर ऐसा कुछ नहीं है सिवाय निशानों के। तो तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैंने तुम्हारे साथ वह सब किया होगा? रात को मुझे बहुत नींद आ रही थी। तुम्हारे उस उटपटांग भागने के चक्कर में बहुत थक गया था, जिस कारण मैं तुम्हारे कपड़े बदलना भूल गया और तुमसे गले लगकर सो गया था। और एक बात, अपने आप को इतना बड़ा महान मत समझो, क्योंकि मैं तुम जैसी लड़कियों को मुंह नहीं लगाता। ये कहकर वह झटके के साथ उसे छोड़ देता है। अवनी भी चिढ़ते हुए और गुस्से से कहती है, अगर मुझ जैसी लड़कियों को अपना मुंह नहीं लगाते तो क्या घंटा बजाने के लिए मुझे यहाँ पर रखा हुआ है? जाने दो ना मुझे मम्मी पापा के पास। अच्छा खासा कल चली जाती, लेकिन तुम जैसा घंटा मेरे गले आ लगा है, जो मुझे कहीं भी आने जाने नहीं देता। अंश उसकी तरफ देखकर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, अब से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट, जो कि मेरे कॉलेज के सभी वर्क इस हेल में बैठे बैठे करोगी, समझी? बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी, अब हाथ चलाओ। ये कहकर वह बाथरूम में चला जाता है। अवनी उसे जाता हुआ देखकर कहती है, मिस्टर राठौर देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। कुछ देर बाद अंश जब बाथरूम से बाहर आता है, तब उसने सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था। अवनी उसकी बॉडी को देखकर कहती है, ओहो क्या बॉडी है इसकी। फिर खुद को डांटते हुए कहती है, शर्म आती है तुझे? इस कमीने ने तुझे किडनैप किया है और इसी की तारीफ कर रही है। शेम ऑन यू। अवनी यह कहकर वह अंश की शर्ट जो वहां पर पड़ा हुआ था उसे पहन लेती है और कमरे से बाहर किचन की तरफ चली जाती है। अंश जब अपने कबर्ड को खोलता है और उसमें से अपने लिए कपड़े निकालता है, तो अपने कपड़ों की हालत देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाते हैं और वह जोर से चिल्लाता है, अवनी सचदेवा, आई विल किल यू। अवनी जो कि किचन में उसके लिए कॉफी और ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, वह जब उसकी इतनी भयंकर आवाज सुनती है तो वह किचन में बने स्लैब काउंटर के नीचे छुप जाती है। अंश दंदनाते हुए नीचे आता है और किचन में अवनी को खोजते हुए कहता है, अवनी कहाँ हो? इज्जत के साथ बुला रहा हूँ, बाहर आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों की ऐसी हालत करने की? मैं कह रहा हूँ अवनी बाहर आओ, अगर तुम मेरे हाथ लग गई तो तुम्हें आज भगवान भी नहीं बचा सकता। अवनी जो काउंटर के नीचे छिपी हुई थी, वह उसकी आवाज सुनकर कहती है, तुम जैसे शैतान के हाथों सूली चढ़ने से अच्छा भगवान मुझे अपने पास बुला ले। ये कहकर वह एक छोटे चूहिया की तरह उसके नीचे दुबक जाती है। तभी अंश की नजर उसके पैरों पर पड़ती है, तो वह अपने कदम स्लैब काउंटर की तरफ बढ़ा देता है और नीचे झुककर अवनी की तरफ देखता है, जो कि अपनी आंखें कसके बंद किए हुए डर से कांप रही थी। अंश उसे देखकर मुस्कुराता है और जोर से चिल्लाता है, किंग। उसके चिल्लाते ही किंग दौड़ते हुए आ जाता है। जब अवनी किंग का नाम सुनती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह डर से कांपने लगती है और तुरंत उस काउंटर के नीचे से निकल अंश के ऊपर कूद पड़ती है। अंश, जिसे पहले से पता था कि अवनी कुछ ऐसा ही करने वाली है, वह खड़ा रहता है। किंग आकर जोर से दहाड़ता है, जिसके साथ ही अवनी उसके गले में हाथ फंसा कर अपने दोनों पैर उसके कमर में लपेट लेती है और डरते हुए अपने सिर को अंश के गले में छुपाते हुए कहती है, प्लीज प्लीज इसे जाने के लिए कहो, ये बहुत भयानक है, कितना डरावना दिखता है, ये हमेशा दहाड़ता रहता है, प्लीज प्लीज। अवनी के आज पहली बार खुद के इतने करीब आने से अंश थोड़ा असहज महसूस करता है और उसे दूर करते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे, ये क्या हरकत है तुम्हारी? अवनी अपनी पकड़ उसके ऊपर और कसते हुए कहती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही, पहले तुम इस पीली आंखें वाले राक्षस को जाने के लिए कहो। उसकी बात सुनकर किंग और जोर से दहाड़ता है, तो अंश कहता है, गेट आउट। उसकी आवाज सुनकर किंग वहां से अवनी को घूरते हुए चला जाता है। उसके जाते ही अवनी राहत की सांस लेती है और अंश की तरफ देखती है, जो उसे अपनी पीली आंखों से घूर रहा था। अवनी कहती है, क्या? अंश कहता है, ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा सेल्फ ईगो कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है मेरे आगे, जो तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर लेती हो, और दूर रहो मुझसे। ये कहकर वह उसका हाथ अपने गले से हटाकर उसे झटक देता है, जिससे अवनी धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर जाती है। अवनी अचानक गिरने से दर्द से कर आने लगती है और उसके पैर पर अपने पैर मारते हुए कहती है,
निर्दयी आदमी, मार डाला रे, मेरी कमर टूट गई। अंश कहता है, मेरे पास कमर तोड़ने के और तरीके हैं, क्या कहती हो, करना चाहोगी ट्राई? अवनी तुरंत उठकर बैठ जाती है और उसे घूरते हुए कहती है, तुम बेशर्म आदमी, जब देखो तब हवसी की तरह मुझे इसी नजर से देखते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है एक भी, इस तरह की बातें करते हुए। अंश अपनी एक आईब्रो ऊपर करके कहता है, तुमने ही तो अभी मुझे बेशर्म कहा, तो मुझे शर्म करने की क्या जरूरत है? अचानक अंश को थोड़ा अजीब लगता है और वह सूंघने लगता है और वह अवनी के करीब आकर उसे सूंघता है और कहता है, तुम्हारी बॉडी से ये स्मेल कैसी आ रही है? अचानक अवनी को अपने लोअर पार्ट में कुछ गिला सा महसूस होता है और वह तुरंत 180 की स्पीड में किचन से भागती है। उसे ऐसा भागता हुआ देखकर अंश को बड़ा अजीब लगता है। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े खून पर जाती है। वह हैरानी से अवनी की तरफ देखता है जिसके पैर पर खून लगा हुआ था। वह उसकी तरफ भागता है तो देखता है अवनी बाथरूम में घुसी हुई थी। वह उसके बाथरूम के दरवाजे को नॉक करते हुए कहता है, अवनी, ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी है? खून निकल रहा है, बाहर आओ। अवनी उसकी आवाज सुनकर गुस्से से कहती है, तुम गधे इंसान, निकलो यहाँ से। अंश को अब गुस्सा आने लगता है और वह गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तमीज से बात क्या कर लिया? इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे सिर पर तांडव करो। तुम मेरी जिंदगी में किसी भी तरीके से असिस्ट नहीं करती, समझी? बस तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें अपने पास रखा है। मेरा बदला एक बार पूरा हो जाए, फिर मैं तुम्हें कचरे की तरह मेरी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। उसकी बात सुनकर अवनी चिल्लाते हुए कहती है, तो फिर फेंक दोनों निकाल कर, बाद में फेंकने से अच्छा अभी फेंक दो। कम से कम मुझे चैन की जिंदगी जीने को तो मिलेगी, वरना इस कैद खाने में रहने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। उसकी बात सुनकर अंश दरवाजे को 2-3 बार धक्का देता है। इसके साथ ही बाथरूम का दरवाजा टूट जाता है और वह अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। कपूर मेंशन। अभय का कमरा। अभय घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी उसका मोबाइल फोन रिंग करता है। वह बिना देखे कहता है, हेलो, कौन है? रात को मैं लेट मीटिंग से आया था, मुझे सोने दो, गुड बाय। दूसरी तरफ से किसी के गुस्से से आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर अभय का सारा नींद एक बार में छूमंतर हो जाता है और वह हड़बड़ाते हुए कहता है, भाई अंश भाई, हाँ बोलो। अंश गुस्से से दहाड़ते हुए कहता है, बेवकूफ लड़के, ये कोई सोने का समय है जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अभय झुंझलाकर कहता है, अरे यार, पहले गाली दे लो तो, या फिर पहले कुछ पूछना है उसे पूछ लो तो क्या हुआ? अंश सीधा कहता है, ये पीरियड्स क्या होते हैं? अभय खांसते हुए कहता है, क्या तुझे पीरियड आ गए? लेकिन जहां तक मुझे पता है, ये तो लड़कियों को आते हैं, तुझे कैसे आ सकता है? अंश अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तू बता रहा है या फिर मैं तेरे जितने अफेयर थे उसके और उन सब लड़कियों के साथ मौज करते हुए फोटोज को फूफा जी के पास भेजूं? अभय थोड़ा शांत होकर कहता है, ओके ओके, गुस्सा मत हो, बता रहा हूँ। ये कहकर वह उसे बताना शुरू करता है, पीरियड एक सामान्य प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जिसमें लड़कियों के यूटेरस के अंदर से खून वजाइना के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। यह आमतौर पर महीने में एक बार होता है। लड़कियों के शरीर में पीरियड की शुरुआत होने का मतलब है कि उनका शरीर अपने आप को संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन अंडाशय ओवरी से निकलते हैं। ये वो फीमेल सेक्स हार्मोन है जो यूटेरिन लाइनिंग या एंडोमेट्रियम का बनना शुरू कराते हैं, जो कि एक फर्टिलाइज्ड एग को पोषित करते हैं। ये सब बताने के बाद जब अभय अपना मोबाइल देखता है तो अंश कॉल कब का कट कर चुका था। वह अंश को कोसते हुए कहता है, यह आदमी कभी भी मेरी बात ध्यान से क्यों नहीं सुनता? मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से रोब दिखा रहा है। इधर अंश ने अभय की सभी बातें सुन तो ली थी, लेकिन कुछ भी उसके समझ में नहीं आया था। अवनी उसके सामने सिर झुकाकर बैठी हुई थी, तो अंश थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहता है, अब बता भी दो, ये होता क्या है? उस घोंचू ने पता नहीं क्या क्या बताया मुझे। अवनी धीरे आवाज में कहती है, क्या तुम स्टेला को बुला सकते हो? अंश उसे घूरते हुए कहता है, क्यों? उसे क्यों बुलाऊं मैं? अवनी इस बार गुस्से से कहती है, तुम बुला रहे हो या नहीं बुला रहे हो ये बताओ, दिमाग की माँ बहन करके रखा है तुमने। अंश को उसका खून बेचैन कर रहा था और वह उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, तो वह अपने आप को कंट्रोल कर उस कमरे से बाहर चला जाता है और स्टेला को उसके कमरे में भेज देता है। स्टेला जब अवनी को देखती है तब वह समझ जाती है कि अवनी को क्या दिक्कत है। वह उससे कहती है, तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए सैनिटरी पैड लेकर आती हूँ, कहकर वो उस कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद में सैनिटरी पैड लेकर आती है और अवनी को दे देती है, जिसे पकड़कर वो बाथरूम में चली जाती है। इधर अभय ने सभी को कॉल करके बता दिया था कि अंश ने आज उससे कॉल करके क्या पूछा था।
फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, अब देखो बेटा, मेरा नींद खराब कर दिया ना तुमने, अब सब तुम्हारा नींद हराम करेंगे। अभय के सबको ये बताने पर कि अंश ने पीरियड के बारे में पूछा है, सभी लोग एक साथ कॉन्फ्रेंस में होकर अंश को कॉल करते हैं। अंश जब देखता है कि शौर्य उसे कॉल कर रहा है तो वह कॉल अटेंड करता है। शौर्य धीरे से कहता है, यार तूने अभय से पीरियड्स के बारे में बात की है। इस बात को सुनकर अंश अपनी आंखें छोटी कर लेता है और अपने शब्द चबाते हुए कहता है, ये सब तुम्हें किसने बताया? तो वीर कहता है, अभय ने बताया हमें। तो अंश कहता है, क्या तुम सभी कॉन्फ्रेंस में हो? सभी एक साथ कहते हैं, हाँ हम सब कॉन्फ्रेंस में हैं। अंश कोल्ड वॉइस में कहता है, ओके, हाँ मैंने पूछा क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड के पीरियड से आए हैं। सभी एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड? कब? कहाँ? कैसे? अंश कठोर आवाज में कहता है, आई डोंट थिंक आई नेसेसरी टू टेल यू ऑल एंड एक्सप्लेन, यू ऑल गोट इट। उसकी इतनी कठोर आवाज सुनकर सभी लोग एक साथ कॉल कट कर देते हैं। अंश अपने मोबाइल को अपने जेब में रख लेता है और वापस अपने कमरे में चला जाता है, तो देखता है अवनी चुपचाप वहां पर बैठी हुई थी। अंश उसके पास जाता है और बेड पर उसके साथ बैठ जाता है, तो अवनी उसे अजीब नजरों से देखने लगती है। अंश उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो यह क्या होता है? तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे बहुत शर्म आती है इस चीज को बताने के लिए और ना ही मैं तुम्हें बता सकती हूँ। सो तुम तो सोशल मीडिया यूज करते ही हो, उसी में पीरियड्स बोलकर पूछ लो, वह तुम्हें हर एक चीज डिटेल में समझा देगा। ओके। उसकी बात सुनकर अंश उसे घूर के देखता है और इग्नोर कर वापस अपने स्टडी रूम में चला जाता है और लैपटॉप ओपन कर उसमें सर्च करने लगता है। जैसे जैसे वह पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। लास्ट में वह गुस्से से दमदमाते हुए अवनी के कमरे में जाता है, तो देखता है अवनी अपने पेट को पकड़कर बैठी हुई थी। वह उसके पास आता है और उसे बेड पर धकेल देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसके लिप्स पर सॉफ्टली किस करता है और साथ ही साथ उसके शर्ट के बटन खोल उसके पेट को धीरे धीरे से हिलाता है, जिससे अवनी का दर्द कम होता है और वह हैरानी से अंश की तरफ देखती है। कुछ देर बाद अंश को जब एहसास होता है कि अवनी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वह उससे अलग होता है। अवनी लंबी लंबी सांसें लेती है और अंश को बुरी तरीके से घूरते हुए कहती है, तुम घटिया इंसान, तुम्हें जरा सी भी शर्म नाम की चीज नहीं है ना? इस हालत में भी मेरा जीना हराम करके रखा है, इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। उसकी तरफ कोल्ड वॉइस के साथ देखता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें किस करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। तुम अपने पेट पकड़कर बैठी हुई थी। मैंने अभी पढ़ा कि जब माइंड को कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाए तो पेट दर्द कम होता है। फिर वह जोर से चिल्लाता है, स्टेला। स्टेला तुरंत बाउल में गरम सूप और एक गरम ट्यूब लेकर आ जाती है। अंश उसके हाथ से वह सब लेकर उसे जाने के लिए कह देता है। फिर अंश उस गर्म ट्यूब को पतले से टॉवल में लपेटकर अवनी को बेड पर बैठा देता है और उसके पेट के थोड़ी नीचे उसे रख लेता है और कहता है, अगर तुमने मनमानी करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें इससे भी बुरी तरीके से टॉर्चर दे सकता हूँ। उसके बाद बाउल से गर्म सूप निकालकर उसे थोड़ा थोड़ा फूंक मारकर चम्मच को अवनी की तरफ बढ़ा देता है। अवनी उसे देखते हुए कहती है, तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना, तो तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? अंश उसे रूड होकर कहता है, अगर तुम ठीक नहीं रहोगी तो मेरे सभी काम कैसे करोगी और मेरे टॉर्चर को कैसे झेलोगी? इसलिए इसमें भी मेरा ही फायदा है, इसलिए तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी देखभाल कर रहा हूँ उतनी ही तकलीफ तुम्हें दूंगा। उसकी बात सुनकर अवनी डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखती है, तो अंश कहता है, चुपचाप मुंह खोलो। अवनी मुंह बनाते हुए अपना मुंह खोल लेती है और सूप को धीरे धीरे पीती है। उसके पेट को भी आराम मिलता है। अंश उसे देखकर कहता है, आराम कर लो। वैसे एक बात पूछूं? अवनी उसकी तरफ देखती है, तो अंश मासूमियत से कहता है, तुम्हारे पीरियड कितने दिन के आते हैं? वह क्या है ना, अगर तुम बता दोगी तो मुझे पता रहेगा और मैं उस समय तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि तुम लड़कियां उस समय फिजिकली बहुत वीक होती हो ना, इसलिए कह रहा था। पता नहीं क्यों लेकिन अवनी को अंश इस वक्त बहुत प्यारा और केयरिंग लग रहा था। उसके मन में एक पल के लिए आया कि वह उसके क्यूटनेस को देखकर उसके गाल को खींचे और एक प्यारी सी पप्पी उसके गाल पर करे। तभी उसके कानों में अंश की आवाज जाती है जो कह रहा था, जैसे बकरे को हलाल करने से पहले बहुत सारा खिलाया जाता है, उसी तरह तुम्हें टॉर्चर करने से पहले मैं तुम्हारे अच्छे से जांच कर लूंगा और उसके बाद तुम्हें बलि चढ़ाऊंगा। अवनी गुस्से से कहती है, जस्ट गेट आउट। अंश उसे बहुत बुरी तरीके से घूरते हुए कहता है, एक बात याद रखना, तुम प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी परवाह करता हूँ। मैं अपने चीजों का बहुत अच्छे से देखभाल करना जानता हूँ,
चाहे वह मेरा कुत्ता हो या तुम हो। ये कहकर वह टेबल पर उस बाउल को रखता है और अपने कबर्ड से अपने लिए एक डार्क ब्लू कलर का बिजनेस सूट निकालकर बाथरूम में चला जाता है। जब वह कुछ देर बाद रेडी होकर बाहर आता है तो अवनी उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। अंश कहता है, मुझे इस तरह से ताड़ना बंद करो, क्योंकि मुझे तुम जैसी लड़कियों की नजर बहुत जल्दी लगती है और मेरा मूड बहुत जल्दी स्विंग हो जाता है। क्या पता तुम्हारा कत्ल कर दो। मैं गुस्से में उसकी बात सुनकर अपनी गुस्से से कहती है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम जैसी लड़कियां होगी तुम कहीं के राजकुमार, ठीक है। मैं भी कोई राजकुमारी से कम नहीं हूँ और तुम जैसे लड़के मेरे आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन मैं किसी को भाव तक नहीं देती, इसलिए मेरे सामने अपना एटीट्यूड बिल्कुल मत दिखाना। अंश उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे गट्स कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गए हैं? हाँ, अपने आप को इस हेल की हेल क्वीन समझ रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरी गुलाम है और वही बनकर रहोगे मरते दम तक, इसलिए अपना एटीट्यूड मेरे सामने कभी मत दिखाना, तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। ये कहकर वह उसके गाल को कस के दबाता है और उसकी होंठ पर किस तरह से उसे बिना देखे चला जाता है। उसके जाते ही अवनी अपने होठों को जोर जोर से रगड़ने लगती है और कहती है, तुम जैसे शैतान को कभी कोई खुशी नसीब नहीं होनी चाहिए। तुम वही डेजर्ट करते हो, अंधेरा काला अंधेरा शैतान कहीं का। इधर अंश बाहर आता है और किंग की तरफ देखकर इशारा करता है, तो किंग तुरंत अंश के कमरे में चला जाता है और वहां जाकर बैठ जाता है। अंश स्टेला की तरफ देखकर कहता है, तुम उसका देखभाल अच्छे से करना और उसे टाइम टू टाइम चाय, चॉकलेट्स और पढ़ने के लिए मैगजीन्स दे देना। अंश की बात सुनकर स्टेला उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है बॉस, जिस लड़की को अपनी रखेल और गुलाम बनाना चाहते थे, उसकी इतनी फिक्र, थोड़ा अजीब नहीं लगता है क्या? अंश उसे बिना एक्सप्रेशन के साथ घूरता है और कहता है, लगता है तुम्हें अपने काम से बोरियत हो रही है। उसकी बात में धमकी को महसूस करते हुए स्टेला कहती है, आपने जो कहा वह मैं कर दूंगी। वह तुरंत निकल जाती है। कुछ देर बाद अंश जब हेल्प इंडस्ट्री पहुंचता है तो वहां पर पहले से ही उसके सभी भाई बंधु आ चुके थे। सब उसकी तरफ देखते हैं तो अंश अपनी चेयर पर एक राजा की तरह बैठ जाता है और उन सब की तरफ अपनी कोर नजरों से देखता है। तो अभय कहता है, क्या तू सच में गर्लफ्रेंड बना चुका है? अंश उसकी तरफ देखता है और कहता है, नहीं, वह सिर्फ मेरे साथ रह रही है जबरदस्ती। उसकी बात सुनकर उज्जवल कहता है, लेकिन भाई आपने उसे जबरदस्ती क्यों रखा है? ये तो अच्छी बात नहीं है ना किसी के साथ जबरदस्ती करना। अंश उसकी तरफ देखकर कहता है, इट्स माई लाइफ, डोंट इंटरफेयर फॉर माई लाइफ। और जितना तुम लोग मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने का कोशिश करते हो उतना ही अगर काम पर फोकस करो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसकी बात सुनकर सभी लाचारी से अपना सिर हिला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वीर और शौर्य वहीं रुक जाते हैं। शौर्य अंश की तरफ देखकर कहता है, अंश तू उसे प्यार नहीं करता और ना ही तुझे उसकी परवाह है, तो तू अभय से कॉल करके ये सब क्यों पूछ रहा था और तूने ये क्यों कहा कि वह तेरी गर्लफ्रेंड है? अंश लापरवाही से कहता है, ये तो नहीं कह सकता था ना कि वह मेरी रखेल है, इसलिए कहना पड़ा गर्लफ्रेंड है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसे घिन भरी नजरों से देखे मेरे अलावा। वीर जो उन दोनों की बात सुन रहा था वह कहता है, अगर तुझे उससे कोई लेना देना है ही नहीं, तो तुझे क्या ही फर्क पड़ रहा है वह कैसी है कैसी नहीं है, रहने देना उसे दर्द में। अंश की आंखें अचानक एकदम कोल्ड हो जाती है और वह कहता है, अगर वह मर गई तो उसके बाप से बदला कैसे लूंगा? हाँ, मैंने सोचा जबरदस्ती उसे अपने प्यार के झांसे में नहीं फंसाया जा सकता, तो प्यार ही कर लेता हूँ। जब छोड़ दूंगा तो दर्द होगी और रोते हुए अपने बाप के पास जाएगी, और जब प्यार में दीवानी हो जाएगी तो सुसाइड करने की कोशिश करेगी। तब उसका बाप आएगा मेरे सामने हाथ जोड़ने, तब आएगा असली खेल में मजा। उसकी बात सुनकर शौर्य और वीर एक साथ कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो अंश की उसके साथ प्यार का छलावा और नाटक करते करते तू सच में उससे प्यार करने लग जाए। अंश अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करते हुए कहता है, इतना बुरा दिन कभी नहीं आएगा कि आयांश सिंह राठौर किसी से प्यार कर सके, और ना ही वह लड़की बनी है। वीर और शौर्य उसकी बात सुनकर कहते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। तो अंश उनकी बात को टालते हुए कहता है, मिस्टर मेहता वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? वीर कहता है, वह बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन खड़े कर रहा है और वह चाहता है कि कम दाम में उसका काम ज्यादा अच्छे से हो जाए। भाई पैसा देगा तभी तो अच्छे से होगा ना काम, ऐसा तो है नहीं कि हम अपना पैसा उसमें लगा दे। अंश कहता है, उसके साथ मीटिंग फिक्स करो, और एक बात, हम सभी कल से कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं। वीर और शौर्य उसकी तरफ देखते हैं। तो अंश कहता है, हाँ हम लोग कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, यू गोट इट, उन सबको भी कह देना।
वो दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं और केबिन से बाहर चले जाते हैं। बाहर आते ही वीर शौर्य को पकड़कर अपने केबिन में खींचते हुए ले जाता है। तो शौर्य उसके इस हरकत से कहता है, यह क्या बदतमीजी है वीर, क्या बात है बताओ। वीर गुस्से से शौर्य की तरफ घूरते हुए कहता है, ये सब कुछ आपके कारण हो रहा है। अगर आप भाई को उस लड़की के बारे में नहीं बताते, तो भाई उस लड़की के साथ यह सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। शौर्य उसके बात को सुनकर आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहता है, तूने ऐसा क्यों समझा कि मैंने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसे अंश के साथ कनेक्ट किया है। वह लड़की वो है जिसकी अंकल को और डैड को तलाश थी। वह कुछ ज्यादा ही रिलेटेड है अंश से। अगर मैं उसे लेकर नहीं आता तो एक ना एक दिन वो लड़की खुद उसकी लाइफ में आ ही जाती। और जहां तक बात है अंश उसे तकलीफ दे रहा है, तो खुद उसके प्यार में पड़ने वाला है। तू बस देखता जा, टेंशन मत ले, ही कहकर वह वहां से चला जाता है। वीर अपने सिर को खुजलाते हुए कहता है, पता नहीं कैसे बेवकूफ भाई मिले हैं मुझे। दो जने हैं जो हमेशा लड़कियों के साथ सोने के लिए मर जाते हैं, और एक ये है जो हमेशा उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है जो इसे पसंद है लेकिन बोल नहीं सकता। और एक महान पुरुष है, हमारे सबसे बड़े घमंड में चूर है। उनके पास लड़की है लेकिन वह उससे प्यार से पेश नहीं आ सकते। उनका ईगो हट हो जाएगा ना। भगवान सबकी जिंदगी में ऐसे छप्पर फाड़ के लड़की देना कि उन सबकी जिंदगी फाड़ के रख दे। मेरे को मत देना, मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, ये कहकर अपने कॉलर को पकड़ ऊपर उठाता है। वह अपने मोबाइल में ग्रुप खोलता है जिसमें उसने अपने जितने भाई बंधु थे सभी को ऐड करके रखा हुआ था। वह उसमें डाल देता है कि कल हम सभी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं। जब सब लोग मैसेज पढ़ते हैं तो उन सब की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अभय उस मैसेज को पढ़ते हुए कहता है, वो कॉलेज, नई नई लड़कियां, कितना मजा आएगा। उज्जवल का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। जब ऐश्वर्या, ध्वनि, उमंग, धैर्य इस मैसेज को पढ़ते हैं तो वह चारों एक साथ कहते हैं, हम तो इनके जूनियर हुए नाउ। नो, ऐश्वर्या कहती है, काम डाउन तुम दोनों, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। उनके साथ में ही विक्रम बैठा हुआ था। वह ध्वनि के चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था। ध्वनि कॉलेज जाने के नाम पर खुश लग रही थी। ध्वनि कहती है, मैं अभी आई। ये कहकर वह चली जाती है। विक्रम भी उसके पीछे चला जाता है। उन दोनों को जाता हुआ देखकर ऐश्वर्या कहती है, ये दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो बता क्यों नहीं देते एक दूसरे को, बस तकलीफ दे रहे हैं। उमंग कहता है, वह इतनी आसानी से नहीं बताएंगे, छोड़ो सब ठीक हो जाएगा। इधर ध्वनि जैसे ही अपने कमरे में आती है और दरवाजा बंद करने वाली होती है कि विक्रम अपना पैर दरवाजे के पास रख देता है और दरवाजे को खोल अंदर से बंद कर ध्वनि को बिस्तर पर धकेल उसके ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथ को पकड़ कहता है, तुम इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो। कॉलेज जाने के नाम पर ध्वनि उसकी आंखों में देख कर कहती है, अरे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊंगी तो खुश क्यों नहीं रहूंगी, और तुम्हें दिक्कत क्या है। मैंने कहा था ना तुमसे मेरे पास मत आया करो, मुझे चिपकने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, दूर रहो मुझसे। ये कहकर वह उसे धक्का देने की कोशिश करती है। विक्रम उसे और कस के पकड़ते हुए कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आगे की पढ़ाई कर रही हो और कॉलेज जा रही हो, बस मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम वहां पर कोई नए लड़के दोस्त बनाओ या फिर किसी के ऊपर भरोसा करो, समझी। ध्वनि अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहती है, इट्स नॉन ऑफ बिजनेस, और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मुझे पता है मेरे लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा। जहाँ तक मुझे पता है अभी फिलहाल के लिए तुम सबसे ज्यादा बुरे। वह इतना ही कह पाई थी कि विक्रम उसके होठों पर अपने होंठ रख उसके आगे के शब्द को उसके मुंह में रख देता है। उसके बाद उसे डीपली किस करता है। ध्वनि उसे धक्का देते हुए कहती है, व्हाट द हेल इज दिस, क्या जब देखो तब मेरे करीब आने की कोशिश करते हो, दूर रहो मुझसे। विक्रम उसके गले पर किस करते हुए कहता है, अगर तुमने किसी और के पास जाने की कोशिश की या फिर कोई तुम्हारे पास आने की कोशिश करा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। यू नो आई एम साइको अबाउट यू। ध्वनि फिर से गुस्से से कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार करते हो। जिस दिन आत्मा से प्यार करोगे ना, उस दिन अगर मैं बदसूरत भी होती तब भी तुम्हें मैं खूबसूरत ही लगती। मैं इतनी खूबसूरत अगर नहीं होती तो तुम कभी मुझे देखते भी नहीं। घटिया सोच के घटिया इंसान। विक्रम उसके चेहरे को पकड़कर अपने सामने करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी खूबसूरती पर मरता हूँ। अगर तुम्हारी खूबसूरती पर मरता तो दुनिया में खूबसूरती बहुत है, समझी। और मैं कोई एरा गैरा लड़का नहीं हूँ। मेरे आगे पीछे ना जाने कितनी लड़कियां घूमती हैं, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़का, इसलिए तुमसे इतना प्यार करता हूँ। और एक बात याद रखना,
मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता और अगर तुमने किसी और की तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वह उसके लिप्स पर हल्का से किस करता है और उसे छोड़कर चला जाता है। उसके जाते ही ध्वनि गुस्से से कहती है, ये घटिया इंसान, मैं इसे कभी अपने पास नहीं आने दूंगी। हिल मेंशन। अवनी पैर फैलाए अंश के कमरे में सो रही थी। तभी किंग बहुत जोर से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ सुन अवनी तुरंत उठकर बैठ जाती है और डरी हुई आंखों से किंग की तरफ देखती है, तो किंग उसे ही घूर रहा था। अवनी गुस्से से अपने बेड से उतर डरते डरते उसके पास जाती है और उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, सुनो किंग, मैं सो रही हूँ ना, तो मुझे क्यों तुम डिस्टर्ब कर रहे हो? अगर तुमने दोबारा अपनी एक घटिया आवाज निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ। फिर वह फ्रूट बास्केट के पास रखे चाकू को उठाकर किंग के सामने करते हुए कहते हैं, अगर दोबारा से तुमने चिल्लाया ना तो मैं तुम्हारे गले में इसे घुसा दूंगी। किंग उसे इतने गुस्से में देखकर अपने कदम पीछे कर लेता है। भले ही जानवर था, इंसान भी तो था, डर उसे भी लगता है। किंग को ऐसे पीछे जाता देखकर अवनी मुस्कुराती है और कहती है, गुड बॉय। तभी स्टेला आ जाती है और अवनी के हाथ से चाकू लेते हुए कहती है, अरे बैटू, ये क्या कर रही हो तुम? अगर बॉस को पता चल गया ना तो बता रही हूँ तुमको कोई नहीं बचा सकता। और तू पीली आंख वाला जंगली अपने चोंगे जैसी आवाज में दहाड़ता रहता है, निकल यहाँ से। किंग उसे घूर कर देखता है और गुर्राते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाते ही स्टेला अपने हाथ में पकड़े चॉकलेट को अवनी को देते हुए कहती है, ये लो। अवनी उस चॉकलेट को देखते हुए कहती है, मुझे ये चॉकलेट पसंद नहीं है, मुझे डार्क चॉकलेट पसंद है। स्टेला कहती है, लेकिन सॉरी, वह बॉस का है क्योंकि बॉस को भी डार्क चॉकलेट पसंद है। उसकी बात सुन अवनी चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, मेरे लिए डार्क चॉकलेट लेकर आओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी, तुम्हारा बॉस जाने। वह गधा कहीं का जब देखो तब मुझे परेशान करता रहता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर स्टेला घबरा जाती है और कहती है, काम डाउन, मैं लेकर आ रही हूँ, चिल्लाना बंद करो। उसकी बात सुनकर अवनी चुप हो जाती है और छोटे बच्चे की तरह कूदते हुए कहती है, तुम बहुत अच्छी हो स्टेला, कहकर उसके गाल को खींचती है और उससे किस कर लेती है। स्टेला को बहुत बुरी तरीके से खांसी आती है और वह अवनी को दूर करते हुए कहती है, सॉरी बट ये किसी और का है इसलिए। अवनी अपनी आंखों में चमक लिए कहती है, क्या तुम रिलेशनशिप में हो? वह लड़का कौन है? कैसा दिखता है? अच्छा है कि नहीं? तुम्हारे बॉस की तरह तो नहीं है? स्टेला हंसते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वह बहुत अच्छा है। उसकी बात सुन अवनी चैन की सांस लेती है। तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज आती है। जब अवनी और स्टेला उस तरफ देखते हैं तो किंग ने वहां पर रखी एक पेंटिंग गिरा दिया था। स्टेला गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, किंग के बच्चे, तुझे बॉस ने अपने सिर पर उठा रखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि तू जो चाहे वह करेगा, आने दे बॉस को, तुझे बताती हूँ मैं। किंग उसे अपनी पीली आंखों से घूर के देखता है और वहां से तुरंत भाग जाता है। स्टेला कहती है, तुम आराम करो, मैं सारा काम करके आती हूँ। ये कहकर वह वहां से चली जाती है। अवनी खुद से कहती है, मैं क्या सोच रही थी कि आज मैं अपने लिए चॉकलेट मिल्क शेक बना लूं। मुझे पीने का मन कर रहा है। ये कहकर वह किचन की तरफ चली जाती है और अपने लिए चॉकलेट जो उसने पकड़ रखे थे उसे दूध में डाल मिक्सर में मिक्स कर देती है। उसके बाद उसे फ्रीज में डाल 5 मिनट का अलार्म डाल बैठ जाती है। फिर कुछ देर बाद उसे लेकर अपने कमरे में चली जाती है। जब वह वहां पहुंचती है तब देखती है कि उसे कुछ गिला गिला लग रहा है, इसलिए वह तुरंत दूसरा सैनिटरी पैड लेकर बाथरूम में घुस जाती है। उसके कुछ देर बाद जब वह बाहर आती है तो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे पीने की? उसे मैंने अपने लिए बनाया था, गधे कहीं के। अंश, जो कि अभी अभी ऑफिस से आया था, जब उसने देखा कि वहां पर चॉकलेट मिल्कशेक पड़ा हुआ है तो उसे लगा कि स्टेला ने उसे उसके लिए बनाकर रख दिया होगा, इसलिए उसने उसे पी लिया। लेकिन जब वह अवनी के गुस्से वाली आवाज सुनती है तब वह अपनी पीली आंखों से उसे घूर कर देखता है और कहता है, माइंड योर लैंग्वेज। और एक बात मुझे पता नहीं था कि यह तुम्हारा है, मुझे लगा स्टेला ने इसे मेरे लिए बना कर रखा है इसलिए पी लिया। और एक बात, ज्यादा हीरोइन बनने की कोशिश मत करना, समझी? गुलाम गुलाम की तरह रहो। अवनी गला फाड़कर रोते हुए कहती है, तुम बहुत बुरे हो, तुमने कहा था कि मैं जो चाहूं वह खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, लेकिन तुम आते ही मुझ पर अपना दोष जमाने लगे। आई हेट यू। मुझसे बात मत करना। और एक बात, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, समझे? चमगादड़ की शक्ल के लड़के कहकर उसे मुंह चिढ़ाकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अंश उस गिलास को जमीन पर गुस्से से भटकते हुए कहता है,
हाउ दे यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि दूध से मक्खी कैसे निकाल कर फेंका जाता है। कहते हुए वह अपने कपड़े उठाता है और बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर आता है और नीचे आ जाता है तो देखता है वहां पर तेजा खड़ा हुआ था। वह नीचे जाकर अपने सोफे पर शान से बैठ जाता है। तेजा अपना सिर नीचे छुपाए हुए ही कहता है, मास्टर, हमें पता लग चुका है कि आपकी बुराई और आपका प्रतिद्वेष कौन हमारे लोगों में पहुंचा रहा है। अंश अपनी गहरी आंखों से उसकी तरफ देखता है और कहता है, कौन है वह? तेजा डरते हुए कहता है, मास्टर, वो लड़की है जो आपके पीछे पड़ी हुई है। अंश अपनी गहरी आवाज में कहता है, क्या उसे मेरी असलियत पता है या उसने मुझे देखा है? तेजा जल्दी से कहता है, नहीं नहीं मास्टर, उसने आपको अभी तक नहीं देखा है। वह बस इतना जानती है कि आप दोनों कौम के प्रिंस हैं, इसीलिए वह आपसे बदला लेना चाहती है और आपकी गद्दी अपने नाम करना चाहते हैं। अंश राक्षसों की तरह हंसते हुए कहता है, क्या सच में किसी में इतनी हिम्मत है जो हमें अपने रास्ते से हटाकर उसमें राज कर सके? उसकी बात सुन तेजा कहता है, नहीं नहीं मास्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? अंश सख्ती के साथ कहता है, आज सबके ऊपर नजर रखो, पूर्णिमा अमावस्या है। आज अगर किसी भी तरीके से मैंने ये हेडलाइंस या फिर न्यूज चैनल में ये सुना कि लोग मारे गए हैं या गायब है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुन तेजा हाँ में सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद अंश चिल्लाते हुए कहता है, छोटी चुहिया, छुप छुप कर बातें सुनना बंद किया करो, नीचे आओ। अवनी, जो कि हमेशा की तरह पिलर के पीछे छुपकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, वह जब अंश के मुंह से अपना नाम सुनती है तो वह तुरंत वहां से भागने की फिराक में होती है कि अंश की आवाज फिर से उसके कान में गूंज उठती है, अगर तुमने मेरी बात टालने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम अभी किस हालत में गुजर रही हो। जबरदस्ती करने पर मुझे मजबूर मत करो। उसकी इतनी डरावनी धमकी सुनकर अवनी फुल स्पीड में दौड़ते हुए नीचे आती है और अपना सिर झुकाकर अंश के सामने खड़ा हो जाती है। अंश उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है तो वह एक नंबर की जोकर लग रही थी, क्योंकि उसने अभी भी अंश के टी शर्ट और दूसरा पैंट पहन रखा था। अंश उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या तुम ये छुप छुप कर बातें सुनना बंद कर सकती हो? अवनी मासूमियत से कहती है, मुझे लगा तुम मुझे मारने का फिरौती दे रहे थे, इसीलिए मैं सुन रही थी ताकि मैं कहीं छिप सकूं या भाग सकूं। अंश अपनी आंखें छोटी कर कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम जैसे एक चिड़िया को मारने के लिए मुझे किसी और को पैसे देने की जरूरत है? मैं चाहूं तो तुम्हारे फड़फड़ाते पंख तुम्हारे शरीर से अलग कर सकता हूं, समझी? लेकिन तुम तो मेरे हुक्म का इक्का हो, तो तुम्हें भला कैसे मार सकता हूं? इसलिए खाओ पियो ऐश करो और चुपचाप पड़ी रहो। खैर, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि तुम्हारे लिए कपड़े थोड़े टाइम में आ जाएंगे, मैंने ऑर्डर कर दिए हैं और मैंने एक डिसीजन और लिया है कि तुम मेरे साथ कॉलेज चल रही हो। अवनी जब ये सुनती है कि वह कॉलेज जाने वाली है, वह भी इस शैतान के साथ, तो वह पूरी तरीके से अपनी गर्दन ना में हिला देती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी कॉलेज, मैं भला तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? अंश रूड वॉइस में कहता है, बिकॉज यू आर माई असिस्टेंट और मैं तुम्हें तुम्हारे आगे की पढ़ाई करने का भी मौका दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, समझी? और मैं कोई शैतान नहीं हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। मेरे भाई भी रहेंगे और बहन भी, उनके साथ तुम्हें किसी भी तरीके का रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मुझ तक मतलब रखना है, यू गोट इट। अवनी मुंह बनाते हुए कहती है, तो क्या ही करने जाऊंगी कॉलेज, दोस्त तो बनाना है नहीं, तुम्हारा ये सड़ा हुआ शक्ल देखना है, तो क्या करूंगी, कॉलेज जाकर नहीं जाना मुझे। अंश अपनी जगह में बैठे हुए ही उसके हाथ को पकड़कर खींचता है, जिसने अवनी तुरंत उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। तो अंश उसकी पीठ को अपने सीने से सटाते हुए कमर में हाथ डाल उसके कंधे पर अपना सिर टिकाकर सेडिक्टिव आवाज में कहता है, बेबी तुम इतना हेक्टिक क्यों हो जाती हो? रिलैक्स रहो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, बस तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ और जैसा कि मैंने कहा कि तुम किसी से भी रिश्ता नहीं रख सकती तो नहीं रख सकती, समझी? ये कहकर उसके गले को फैलाते हुए किस करता है, जिससे अवनी पूरी तरीके से काम उठती हैं। कपूर मेंशन। अभय के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। उज्जवल, जो कि उसके कमरे के बगल से गुजर रहा था, वह जब इन आवाजों को सुनता है तो अपना कान अभय के कमरे के दरवाजे पर टिकाते हुए कहता है, भाई आज किसको लेकर आए हैं, वह भी घर में? ओ माय गॉड। तभी अभय के कमरे का दरवाजा खुल जाता है और वह मुंह के बल फर्श पर गिर जाता है। अभय, जो कि उसके अचानक गिरने से हैरान हो गया था, वह कहता है, अगर तुझे मेरा पाँव ही छूना था तो बोल सकता था, ये लेटने का क्या तरीका है? उसके ये कहने पर उज्जवल जल्दी से खड़ा होता है और कहता है,
सॉरी भाई, गलती से गिर गया था और आपके कमरे से आवाज ऐसी कैसी आ रही है? अभय उससे शक भरी नजरों से देखते हुए कहता है, झूठ मत बोलना, तू मेरे कमरे में टाका झाकी कर रहा था ना? तुझे शर्म नहीं आती अपने भाई के कमरे में टाका झाकी करते हुए? तो उज्जवल नजर चुराते हुए कहता है, नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हो। मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, तो पता नहीं है आपके कमरे से उन सब चीजों की आवाज आ रही थी, इसलिए मुझे लगा आप लड़की लेकर आए हो। तो अभय उसे घूरते हुए कहता है, आवाज वाली बात है तो मैं अपनी टेक्निक रेनोवेट कर रहा था, क्योंकि बहुत पुरानी हो गई, इसलिए ब्लू फिल्म देख रहा था ताकि कोई नया टेक्निक सीख सकूं। तुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, उल्टा अगर आपका हो गया होगा तो मुझे दे दो सीडी को, मैं भी सीख लूंगा। अभय एक लंबी गहरी सांस लेता है और कहता है, नहीं मेरा भी नहीं हुआ है। उज्जवल कहता है, ठीक है अच्छा, अब मैं चलता हूँ, हो जाएगा तो मुझे दे देना उसे। अच्छा बाय, अब मैं चलता हूँ कहकर वो चला जाता है। अभय जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद करता है और उसके अंदर आते ही एक लड़की कहती है, व्हाट हैपेंड बेबी, कौन आ गया था डिस्टर्ब करने? अभय उसके पास जाता है, उसके गले को दबाते हुए कहता है, अपने इस तारांकन तारांकन जैसी बेजुबान को बंद करके रखो, और अगर दोबारा तुमने ऐसी आवाज निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कितना रिस्क लेकर मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, और अगर मेरे भाई को पता चल जाता तो घर वालों को भी पता चल जाता। अभय के ऐसे रिएक्ट करने से लड़की डर जाती है और जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तो अभय उसके गले को छोड़ देता है और किस करता है। वो लड़की अपने गले से आवाज ना निकले ये सोचकर अपने मुंह पर हाथ रखे हुए थी। इसके आगे की कहानी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।